हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 7 जुलाई को आपका ESIC नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था। दोस्तों ये एग्जाम आपका 150 क्वेश्चंस का था, ओके। और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब ये टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम था दोस्तों। और इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया गया था, ओके। तो इस एग्जाम में जो 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो सभी क्वेश्चंस के आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में आंसर्स देखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं ये वीडियो मैं जल्दी नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सभी क्वेश्चंस के हम लोग यहाँ पर आंसर्स देखने वाले हैं दोस्तों। ये टेस्ट बुकलेट में जो ए सेट था दोस्तों, ओके, ए सेट के हम लोग इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था। फॉर अडल्ट द रेशियो ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन केस ऑफ सिंगल रिस्क्यूअर कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, ओके, मतलब CPR में अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो अडल्ट में हम लोग कौन सा रेशियो यूज करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर अडल्ट पेशेंट है, ओके, अडल्ट क्लाइंट है, तो उसमें सिंगल रेस्क्यूअर रहे या फिर डबल रेस्क्यूअर रहे, ऑलवेज हम लोग 30:2 के रेशियो में चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, ओके, वेंटिलेशन चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वुड caused by an injury with blunt object leading to tearing of soft tissue is known as। तो देखिए दोस्तों, वुंड हो रहा है और कैसे, ब्लंट ऑब्जेक्ट से हो रहा है, ओके। जब ब्लंट ऑब्जेक्ट से वुंड होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग एब्रेजन बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, एब्रेजन। और देखिए दोस्तों, अगर लैसरेशन कब आंसर हुआ रहता, अगर यहां पर शार्प ऑब्जेक्ट रहता था तो उस टाइम में हमारा आंसर क्या होता था, लैसरेशन होता था। लेकिन ब्लंट ऑब्जेक्ट है तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से जो वुंड कॉज होती है तो उसे हम लोग एब्रेजन बोलते हैं। फिर उसके बाद में है, in normal range of motion moment of extremity away from midline of body is termed as। तो देखिए दोस्तों, अगर मिडलाइन से अवे लेके जा रहे, मतलब क्या हो रहा है, एबडक्शन हो रहा है, ओके। और मिडलाइन के पास में अगर लेके आते हैं तब एडक्शन हो जाता है, लेकिन अगर अवे लेके जा रहे तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा, ओके। तो थर्ड के लिए आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीदिंग पैटर्न इंडिकेट्स रिदम एबनॉर्मेलिटी, ओके। तो रिदम एबनॉर्मेलिटी कौन सा ब्रीदिंग पैटर्न हमें इंडिकेट कर रहा है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, डिस्निया, ओके, डिस्निया है, फिर उसके बाद में चाइनीज स्टोक ब्रीदिंग है, फिर उसके बाद में ब्रैडिपनिया और हाइपर वेंटिलेशन। अगर एबनॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो दोस्तों, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका चाइनीज स्टोक रेस्पिरेशन, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ इलनेस प्रिवेंशन includes action and measures that inhibit the emergence of risk factor, ओके। तो emergence of risk factor को हमें inhibit करना है, तो वैसे लेवल का जो प्रिवेंशन रहता है, इलनेस प्रिवेंशन रहता है, तो उसे हम लोग कौन सा प्रिवेंशन कंसिडर करेंगे, सेकेंडरी, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी या फिर टर्शरी। तो देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में अगर इमरजेंस रिस्क फैक्टर का इमरजेंस है और उसे हमें इनहिबिट करना है, तो उस टाइप के प्रिवेंशन को हम लोग प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन बोलते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ट्रांसवर्स डिप्रेशन इन नेल्स इंडिकेटिंग टेम्पररी डिस्टर्बेंस ऑफ नेल ग्रोथ इज नोन एज, ओके। तो अगर ट्रांसफर डिस्प्रेशन है, ओके, नेल्स है और उसमें ट्रांसफर डिप्रेशंस है और उसकी वजह से नेल ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही, तो उस कंडीशन को हम लोग ब्लूज लाइन बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, ब्लूज लाइन बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवेंशियस ब्रीथ साउंड ऑन ऑस्कल्टेशन। तो एडवेंशियस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, जो एबनॉर्मल साउंड होता है उसको ही हम लोग एडवेंशियस बोलते हैं, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है, क्रैकल्स, रोंकाई, व्हीजिंग और प्लूरल फ्रिक्शन रग। तो देखिए दोस्तों, रोंकाई भी एबनॉर्मल है, सॉरी, क्रैकल भी एबनॉर्मल है, रोंकाई भी एबनॉर्मल है, वीज भी एबनॉर्मल होता है, इवन प्लूरल फिक्शन रब, ओके। तो ये चारों के चारों यहाँ पर एबनॉर्मल है, तो सभी के सभी यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, ओके। तो 1 and 2, 2 and 3, 2, 3 and 4 और 1, 2, 3 and 4। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इन अ होस्ट विदाउट टिश्यू इन्वेजन और डैमेज इज नोन एज। तो देखिए दोस्तों, अगर
होस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ है या फिर टिश्यू इन्वेजन नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्फेस्टेशन बोलेंगे, इन्फ्लामेशन बोलेंगे, कोलोनाइजेशन बोलेंगे या फिर इन्फेक्शन बोलेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अगर इन्फेस्टेशन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, ये सभी इसमें हमें क्या दिखाई देता है? टिश्यू इन्वेजन या फिर डैमेज दिखाई देता है। इसके कुछ ना कुछ हमें क्लिनिकल साइन सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर कोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो कॉलोनीज वहां पर फॉर्म हो जाती है, लेकिन कॉलोनीज फॉर्म होने के बाद में भी वहां पर किसी भी प्रकार का टिश्यू इन्वेजन या फिर डैमेज नहीं दिखाई देता। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्कार्डेड इन येलो कलर वेस्ट बिन? तो देखिए दोस्तों, येलो कलर वेस्ट बिन में हम लोग कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डिस्कार्ड करते हैं? ओके, तो जनरली जो येलो डस्टबिन होता है उसमें हम लोग स्पेशली जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसे तो डिस्कार्ड करते हैं। फिर उसके बाद में जो बॉडी फ्लूइड से अगर एक्सपोज हुआ है कोई भी मटेरियल तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे? येलो डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे। यूरोबैग दोस्तों हम लोग रेड में करते हैं। फिर उसके बाद में नीडल्स, तो नीडल जो होता है ना दोस्तों, ये हम लोग शार्प इंस्ट्रूमेंट है, तो ये हम लोग पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डालते हैं इसे। फिर उसके बाद में है सॉइल्ड प्लास्टर क्लास। तो देखिए दोस्तों, सॉइल्ड प्लास्टर क्लास जो होता है ना, ये भी हम लोग क्या करते हैं? येलो डस्टबिन में डालते हैं। और ग्लास साइड, तो ग्लास स्लाइड क्या है? ये शार्प ऑब्जेक्ट है, तो इसको ही हम लोग शार्प जो वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर होता है उसमें डालेंगे। तो ये इसके लिए क्या करेक्ट है? 1 और 4 करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमें ऑप्शन बी में हमारा आंसर दिखाई दे रहा है 1 एंड 4। फिर उसके बाद में है स्लीप वॉकिंग एंड एन्यूरेसिस ऑकर इन वी स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल। तो देखिए दोस्तों, अगर स्लीप साइकिल की बात करते हैं तो एक होता है रैपिड आई मूवमेंट और एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ओके, तो स्लीप वॉकिंग हो गया या फिर एन्यूरेसिस हो रहा है तो वो कौन सी स्लीप साइकिल में होता है? तो रैपिड आई मूवमेंट में नहीं होता है दोस्तों, ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट में ही होता है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के स्टेज 1, स्टेज 2 या फिर स्टेज 4 में होगा। तो स्लीप वॉकिंग और एन्यूरेसिस जो होता है ना, ये NREM के स्टेज 4 में होता है। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन पेन? ओके, तो जो ऐसा कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसका पेन के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट होता है? सब्सटेंस पी, एंडोर्फिन, ब्राडिकाइनिन या फिर प्रोस्टाग्लैंड। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्राडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंड होता है इसकी वजह से तो पेन बढ़ता है, इनहिबिट नहीं होता है। ओके, सब्सटेंस पी की वजह से भी पेन इंक्रीज होता है, इनहिबिट नहीं होता है। तो सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एंडोर्फिन हो जाएगा। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12, लो आर्टेरियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज टर्म्ड एज। ओके, तो देखिए, अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन आर्टेरियल ब्लड में अगर कम हो गया तो उसे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सिया, यूपनिया, यूकैप्निया। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों जो टर्म है नॉर्मल है, हाइपोक्सिया या फिर हाइपोक्सिया में। तो देखिए, ब्लड स्ट्रीम में अगर कम है तो उसके हम लोग हाइपोक्सेमिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर 12 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल हाइपरटोनिक सोल्यूशन? तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, एक हाइपरटोनिक होता है, एक आइसोटोनिक होता है, फिर एक होता है हाइपोटोनिक। ओके, तो यहाँ पर हमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोला है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो ये 3% सोडियम क्लोराइड NaCl है वही हाइपरटोनिक रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14, फ्लैट एंड पेनलेस थिकन पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस consisting of mass of horny keratic cells formed by local pressure or friction found on palms or अंडर सरफेस ऑफ द फूट इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, अगर पाल्म या फिर फूट का अंडर सरफेस है तो उसमें अगर पेनलेस थिकन पोर्शन हो रहा है, बेसिकली जो एपिडर्मिस होता है उसमें जो मास ऑफ हॉर्नी सेल, केराटिनिक सेल जो होता है उसके ऊपर अगर लोकल प्रेशर या फिर फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से वो हार्डनेस फॉर्म हो जाता है या फिर थिक हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांटर वार्ड्स, कॉन्स, एथलीट फुट या फिर कैलस। तो वैसी कंडीशन को हम लोग कैलस बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल relates to monitoring and correlating mistakes occurring in the process of interpreting, analyzing, interfering, evaluating और एक्सप्लेनिंग। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमें क्या बोला गया है कि कोर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल पूछा गया है। किससे रिलेटेड है?
मॉनिटरिंग एंड करेक्टिंग मिस्टेक्स, ओके, जो कुछ मिस्टेक्स हुई है तो उसको करेक्ट करना है, ओके। ऑकरिंग इन द प्रोसेस ऑफ, उसमें प्रोसेस कौन सी हो रहती है, इंटरप्रिटिंग रहती है, एनालाइजिंग भी होता है उसमें, इन्फेरिंग भी होता है और इवेल्यूटिंग और एक्सप्लेनिंग भी होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनालिसिस बोलेंगे, इंटरप्रिटेशन बोलेंगे, सेल्फ रेगुलेशन बोलेंगे या फिर एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एक्सप्लेनिंग जो वर्ड है ना, इसे हमें पिक करना है, ओके। तो देखिए दोस्तों ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहां पर जब एक्सप्लेनिंग वर्ड यूज किया है ना, तो इसके लिए हम लोग इंटरप्रिटेशन कंसीडर करेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द केयर बंडल एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों केयर बंडल के कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, तो उसमें एक गलत है, तो वो जो गलत है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, ये हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ा वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। सो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर है उसी की तरफ मूव करेंगे। तो इसके लिए आंसर ऑप्शन बी था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, द टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस इन विच मसल कॉन्ट्रेक्शन ऑकर विदाउट मूविंग जॉइंट, ओके। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है लेकिन जॉइंट्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज बोलेंगे या फिर एरोबिक एक्सरसाइजेस या फिर आइसोमेट्रिक। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स आफ्टर सर्जरी एक्सेप्ट। तो देखिए सर्जरी हुई है उसके बाद में कुछ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कौन सा नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, इवन एम्बोलस फॉर्म होके पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, हिमोरेज हो सकता है, लेकिन टिम्पाइनाइटिस नहीं होता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन वुंड हीलिंग द फेज वेयर फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट्स इनटू वुंड एंड बिगिन टू सिंथेसाइज कोलेजन इज कॉल्ड, ओके। तो वुंड हीलिंग प्रोसीजर है जिसमें ऐसी फेज है जिसमें क्या हो रहा है, फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं माइग्रेट होते हैं इनटू वुंड एंड जो कोलेजन होता है वो फॉर्म होना या फिर सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेटरी फेज, मैचुरेशन फेज, प्रोलिफरेशन फेज या फिर इविसरेशन। तो ऐसी फेज को हम लोग प्रोलिफरेशन फेज बोलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ऑल आर द एग्जामिनेशन मेथड फॉर असेसमेंट ऑफ आई एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों हम लोगों को आई असेसमेंट करना है तो कौन सी मेथड से आई असेसमेंट कर सकते हैं, टोनोमेट्री, स्लिट लैम्प टेस्ट, रिफ्रैक्शन टेस्ट, रूमबर्ग टेस्ट। तो टोनोमेट्री से हम लोग आई प्रेशर जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लिट लैम्प टेस्ट, रिफ्रैक्शन टेस्ट भी करते हैं, लेकिन रोमबर्ग टेस्ट नहीं करते। रोमबर्ग टेस्ट जो होती है दोस्तों ये बैलेंस के लिए करी जाती है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एल्डरली पीपल आर मोर प्रॉन टू गेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बिकॉज। तो देखिए दोस्तों जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं या फिर प्रॉन होते हैं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है, डिक्लाइन इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उनकी डिक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद में डिक्लाइन इन ह्यूमरल इम्यूनिटी, तो ये भी डिक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद में डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी IgA, ओके। तो IgA का फॉर्मेशन भी डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद में फीवर और लेस फंक्शनल सीलिया, तो सीलिया भी जो होती है वो लेक्स या फिर फीवर फंक्शनल होती है, ओके। तो यहाँ पर चारों के चारों करेक्ट है, ओके। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2, 3 एंड 4, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्राई पाउडर इनहेलर, ओके, DPIs ओवर मीटर डोज इनहेलर, ओके। तो मीटर डोज इनहेलर के ऊपर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं DPI को, तो DPI के कौन से एडवांटेज है यही हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है इट रिक्वायर्स लेस मैनुअल डेक्सर्टी। तो देखिए दोस्तों ये करेक्ट है, लेस मैनुअल डेक्सर्टी लगती है। फिर उसके बाद में इट डज नॉट रिक्वायर स्पेसर, ये भी करेक्ट है, इसके लिए स्पेसर की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद में है इट इज़ इफेक्टिव इन पेशेंट विथ लो FEV लेस देन 1 लीटर, ओके। फिर उसके बाद में है देयर इज़ नो नीड टू कोऑर्डिनेट डिवाइस पफ विथ इनहालेशन। तो देखिए दोस्तों ये हमें ऐसा कोऑर्डिनेशन की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो थर्ड होता है ये गलत हो गया, तो करेक्ट कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, ओके। सो ऑप्शन देखते हैं 1 and 2, ऑप्शन बी 1, 2 and 3, ऑप्शन सी 1, 2 and 4। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है और करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में सेरेब्रल आर्टरी, मीडियल आर्टरी, फिर उसके बाद में पोस्टेरियर आर्टरी, वर्टेब्रल,
ओके, और उसका अगर ये हुआ है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोक हुआ है कोई भी आर्टरी का, तो उसके वजह से कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए जो एंटीरियर आर्टरी में अगर स्ट्रोक हो जाता है ना, तो उसकी वजह से डिसआर्थरिया या फिर डिस्फेजिया हो जाता है। ओके, सो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ओके, तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी में अगर स्ट्रोक हो जाता है तो उसकी वजह से अफेजिया हो जाता है। ओके, सो बी के लिए कोड 1 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी में अगर स्ट्रोक होता है तो उसकी वजह से विजुअल हेलुसिनेशन होता है। ओके, सो सी के लिए कोड 4 हो जाएगा। और ऑप्शन डी, फिर डी है वर्टेब्रल, तो वर्टेब्रल के लिए फिर बचा कौन सा, 2 बचा है। ओके, तो डी के लिए कोड हो जाएगा 2। तो हमें कोड कौन से मिले, 3 1 4 2। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 3 4 दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा, 2 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर इसके लिए डायरेक्टली हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी 3 1 4 2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बेल्स पाल्सी इज एन एक्यूट विजुअली यूजुअली टेम्पररी कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज और ट्रामा ऑफ। तो देखिए दोस्तों, ये जो बेल्स पाल्सी होता है इसको ही हम लोग फेशियल पाल्सी भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, फेशियल पाल्सी। तो फेशियल पाल्सी में ऐसी कौन सी नर्व है जिसमें अगर डैमेज हुआ है या फिर ट्रामा हुआ है तो उसकी वजह से फेशियल पाल्सी होता है या फिर बेल्स पाल्सी होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो फेशियल नर्व जो होती है ना दोस्तों, ये 7th नर्व होती है। ओके, 7th क्रैनियल नर्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व बोलते हैं। तो ये 3rd 4th 5th और ये 7th। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर्स बिगिन टू राइज अबाउट 6 आवर आफ्टर द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड पीक्स इन 18 आवर्स। ओके, तो देखिए कौन सा कार्डियक मार्कर है जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में 6 घंटे बाद राइज होना स्टार्ट होता है और उसकी अगर पीक लेवल देखते हैं तो वो 18 आवर्स में दिखाई देती है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा CKMB। ओके, जो CKMB होता है उसका जो राइज होता है वो 6 आवर्स में स्टार्ट हो जाता है और पीक लेवल कब रहती है, 18 आवर्स में रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। अ नर्स इज असेसिंग स्टोमा बिफोर चेंजिंग द कोलोस्टोमी बैग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ द स्टोमा इंडिकेट इस्चेमिया। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये एक नर्स है, वो क्या कर रही है, स्टोमा बैग या फिर कोलोस्टोमी बैग है वो चेंज करने वाली, लेकिन वो क्या करती है, स्टोमा जो रहता है, कलर ऑफ स्टोमा वो ऑब्जर्व करती है और उसमें क्या दिखाई देता है, इस्चेमिया। तो इस्चेमिया दिखाई दे रहा है, तो वो कौन से कलर से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इस्चेमिया है, रोज पिंक। तो देखिए दोस्तों, रोज पिंक है तो नॉर्मल है। फिर उसके बाद में ब्राउन ब्लैक अगर है तो ये नेक्रोसिस हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद में डस्की ब्लू और ब्राइट रेड, तो ब्राइट रेड भी नहीं रहेगा, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड विथ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, द लेबोरेटरी टेस्ट वाज परफॉर्म, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग विल शो डिक्रीज इन वैल्यू। ओके, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है तो उसमें अगर हम लोग कोई लेबोरेटरी फाइंडिंग करते हैं तो ऐसी कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग रहेगी जो डिक्रीज रहेगी। ओके, तो ब्लड ग्लूकोज रहता है वो इंक्रीज रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद में सीरम अमाइलेज और सीरम लाइपेज करते हैं, ये दोनों भी हमें इंक्रीज दिखाई देता है, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, सीरम कैल्शियम जो रहेगा वो डिक्रीज रहेगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28। नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट आफ्टर थायराइड सर्जरी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, तो अगर एक पेशेंट है जिसकी थायराइड सर्जरी हुई है तो उसके लिए हम लोग कौन सी नर्सिंग केयर देते हैं, लेकिन एक केयर नहीं देंगे, जो नहीं देते हैं वही हमें फाइंड आउट करना है। मॉनिटरिंग कैल्शियम लेवल। ओके, कैल्शियम लेवल तो हमें मॉनिटर करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में प्रोवाइडिंग सेमीफॉलर पोजीशन। तो देखिए दोस्तों, हम आफ्टर थायराइड सर्जरी हम लोग ऑलवेज सेमीफॉलर पोजीशन देते हैं। फिर उसके बाद में है असेसिंग पेशेंट्स एबिलिटी टू स्पीक। देखिए दोस्तों, थायराइडोक्टोमी करते वक्त लैरेंजियल नर्व होती है, उसका डैमेज होने के चांसेस होते हैं। अगर लैरेंजियल नर्व डैमेज हो गई तो उसकी वजह से परमानेंट वॉइस लॉस होता है, तो स्पीकिंग एबिलिटी भी हमें चेक करना पड़ेगा। और लास्ट में क्या है, प्रोमोटिंग इनटेक ऑफ आयोडीन रिच फूड। तो देखिए दोस्तों, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है आयोडीन फूड की, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 29। द प्रीडोमिनेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इंक्लूड्स। ओके, तो देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन से होते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, डायरिया, पैसेज ऑफ म्यूकस एंड पस इन स्टूल, रेक्टल ब्लीडिंग। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ओके, अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें डायरिया भी दिखाई देता है,
म्यूकस पास होता है, ओके, और स्पर्स भी पास होता है स्टूल में, इवन पेशेंट में रेक्टल ब्लीडिंग भी प्रेजेंट होती है, ओके। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्जिकल थेरेपी इन केस ऑफ मिनियर्स डिसीज, ओके। अगर मिनियर्स डिसीज हुआ है पेशेंट को तो उसमें हम लोग कौन से सर्जिकल थेरेपी यूज नहीं करते, स्टेपेडेक्टोमी, लैबिरिंथेक्टोमी, फिर एंडोलिम्फेटिक स्टंट, फिर वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन। तो देखिए दोस्तों, लैबिरिंथेक्टोमी करना पड़ता है, इवन एंडोलिम्फेटिक स्टंट भी कर सकते हैं, इवन वेस्टिबुलर नर्व सेक्शन भी करते हैं। इसके लिए हम लोग स्टेपेडेक्टोमी की कोई जरूरत नहीं है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर ऑप्शन ए है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 31, as per Parkland formula, the amount of fluid to be infused in first 8 hours to patient of 70 kg of weight having 50% of total body surface area burn will be। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, पार्कलैंड फार्मूला से जो कुछ फ्लूइड रिक्वायरमेंट है पेशेंट की वही हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो बर्न एरिया कितना है, 50% है, ओके। उसके मल्टीपल में हम लोग क्या लिखेंगे, जो पेशेंट का वेट है, वेट इन केजी जो रहेगा उसके मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। और पार्कलैंड फार्मूला की बात करते हैं तो 4 ml हमें RL देना पड़ता है, उसके मल्टीपल में हम लोग बॉडी वेट इनटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न लिखना पड़ता है। तो टोटल बॉडी तो हम क्या करेंगे, 4 ml RL लेंगे, बर्न कितना है 50% है, और वेट कितना था पेशेंट का 70% है। और देखिए दोस्तों, हमें क्या करना था फर्स्ट 8 आवर्स के लिए, तो जितना कुछ फ्लूइड लगता है दोस्तों, तो फर्स्ट 8 आवर्स के लिए हाफ फ्लूइड जो देते हैं हम लोग फर्स्ट 8 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग हाफ फ्लूइड होता है वो बाकी के 16 आवर्स में देते हैं। तो हाफ आवर में हम लोग 8 आवर्स में हम लोग हाफ फ्लूइड दे रहे हैं, तो इसको हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो देखिए ये 2 का 4 में कितने बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जा रहा है, ओके। तो ये 50 इंटू अगर 70 करते तो ये 3500 हो गया, इंटू ये 2 से हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7000, ओके। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 7000 ml, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वास्कुलर स्किन लेजन विच आर बिनाइन ट्यूमर कंसिस्ट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल आर कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, वास्कुलर स्किन लेजन है और बिनाइन ट्यूमर है, ओके, और कंसिस्ट क्या कर रहा है, उसमें ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी है, तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, पुरपुरा बोलेंगे, ऑस्लर नोड्स बोलेंगे, इकाइमोसिस बोलेंगे, या फिर एंजियोमा। तो इसको हम लोग एंजियोमा बोलते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ असेप्टिक टेक्निक प्रैक्टिस इन ऑपरेटिंग रूम, ओके। तो देखिए दोस्तों, असेप्टिक टेक्निक्स की कुछ प्रैक्टिस है वो हमें कंसिडर करना है, कौन सी, इसमें ऑपरेटिंग रूम में, ओके। और उसके बाद में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो आर नॉट करेक्ट। जो गलत है वही हमें फाइंड आउट करना है, ओके। जो गलत है वही फाइंड आउट करना है, जो सही है वो नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, जो सही थे उसका आंसर टिक करके आए, लेकिन वैसा नहीं था, जो गलत है वही फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसके लिए जो ये पहला जो सेंटेंस है, ऑल मटेरियल एंटर इन द स्टेराइल फील्ड, ये तो स्टेराइल होना चाहिए। फिर उसके बाद में द पार्ट ऑफ द गाउन worn by surgical team considered sterile are the from the chest to table and the स्लीव्स अप टू 2 इंचेस अबो एल्बो। तो ये गलत है दोस्तों। फिर उसके बाद में ये जो थर्ड जो है ये भी सही था और फोर्थ भी सही था। तो गलत कौन सा था, ओनली 2 गलत था, ओके। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ओनली 2, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अ नर्स इज केयरिंग पेशेंट आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी should include which of the following care immediately after surgery, ओके। तो एक कैटरेक्ट सर्जरी का पेशेंट है तो उसके लिए हम लोग इमीडिएट केयर कौन सी प्रोवाइड करते हैं, वही हमें बेसिकली ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एडमिनिस्टर टॉपिकल एंटीबायोटिक, हाँ टॉपिकल एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना पड़ता है। इवन टॉपिकल हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर सेडेटिव्स एडमिनिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद में है एडवाइज एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन लाइक बेंडिंग लिफ्टिंग, ओके। तो ये भी करेक्ट है, हम लोग बेंडिंग या फिर लिफ्ट, कुछ चीज़ें लिफ्ट करने के लिए उसे हम लोग एडवाइज नहीं करते। सो गलत कौन सा है, थर्ड गलत है। तो करेक्ट कौन से 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, ओके। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, द डेफिनेट सिम्टम ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा इंक्लूड, ओके। तो एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा है तो उसका डेफिनेटिव सिम्टम कौन सा है, यही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, सीवियर पेन, सीवियर आई पेन, ब्लड विजन,
सीइंग कलर्ड हेलोस अराउंड लाइट एंड ऑकुलर रेडनेस। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा की बात करते हैं तो ये सभी के सभी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, क्या क्या प्रेजेंट रहता है? सीवियर आई पेन रहता है, ब्लड विजन भी होता है, सीइंग ऑब्जेक्ट कलर्ड हेलोस रहता है अराउंड द लाइट, और ऑकुलर रेडनेस भी प्रेजेंट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर ऑप्शन ए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और इंस्ट्रूमेंट के हमें यूजेस को मैच करना है कि लुइस 2 में जो यूजेस दिए हैं उसके साथ में इसे मैच करना है। ओके, तो वो हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पहला जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये लैंगेनबैक रिट्रैक्टर है। तो ये जो लैंगेनबैक रिट्रैक्टर होता है दोस्तों, ये हम लोग बेसिकली अपेंडेक्टॉमी के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 4th नंबर का जो दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? अपेंडेक्टॉमी दिखाई दे रहा है। ओके, तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोस्तों मॉरिस रिट्रैक्टर जो होता है ना, वो मैक्सिमम एक्सपोजर के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो यूजफुल फॉर गिविंग मैक्सिमम एक्सपोजर इन लार्ज इंसिजन सच एज एब्डोमेन। ओके, तो एब्डोमिनल सर्जरी में हम लोग मॉरिस रिट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। तो बी के लिए कोड हो जाएगा 1। ओके, फिर उसके बाद में है डेवर्स रिट्रैक्टर। तो डेवर्स रिट्रैक्टर जो होता है ना दोस्तों, ये हम लोग बेसिकली जो कोलेसिस्टेक्टोमी की जो या फिर लीवर को होल्ड करने के लिए, मतलब कोलेसिस्टोमी की जो प्रोसीजर होती है उसमें लीवर होल्ड करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ओके, सो डेवर के लिए कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, सी के लिए कोड हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में बचा क्या है? डे बॉल। तो डे बॉल के लिए ऑब्वियसली 3rd जो कोड है, 3 कोड है, वो लागू हो जाएगा। ओके, तो कोड कौन से मिले? 4 1 2 3। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 2 दिखाई दे रहा, नहीं। ऑप्शन बी 4 1 2 3। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा आंसर है 4 1 2 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पर्पजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग बेसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। ओके, बीसीजी इंजेक्शन होता है, तो उसके क्या क्या पर्पजेस हो सकते हैं? कौन सी कंडीशन में? इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर एक्सेप्ट। ओके, तो एक पर्पज नहीं होगा, जो नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। ब्लैडर कैंसर की कंडीशन में हम लोग बीसीजी एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसका कौन सा पर्पज नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, तो बीसीजी के एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद में प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग प्रिवेंट नहीं करता है दोस्तों, प्रिवेंट्स रिकरेंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सेल ब्लैडर ट्यूमर, ये भी प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद में एक्ट्स एज इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट, ये भी करेक्ट है दोस्तों। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। ओके, तो ये क्या ब्लीडिंग प्रिवेंट नहीं करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पेशेंट हु हैज टू अंडरगो बोन डेंसियोमेट्री आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर पेशेंट को हमें क्या करना है? बोन डेंसियोमेट्री करना है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन करेक्ट है और कौन सी नहीं है? जो नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधा सीधा इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसके लिए आंसर ऑप्शन बी था। पेशेंट मस्ट रिमेन नील पर ओरली एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर द इन्वेस्टिगेशन। तो जो एनबीएम, पेशेंट को एनपीओ या फिर एनबीएम रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये गलत था। फिर उसके बाद में है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्री रीनल कॉज ऑफ एक्यूट किडनी इंजुरी। ओके, AKI के 3 कॉजेस हो सकते हैं। प्री रीनल होता है, इंट्रा रीनल होता है या फिर पोस्ट रीनल होता है। तो हमें क्या बोला गया है? प्री रीनल कॉज कौन सा है? इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस, टॉक्सिन्स, शॉक और यूरिनरी स्ट्रक्चर। यूरिनरी स्ट्रक्चर दोस्तों ये पोस्ट रीनल में आ जाएगा, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, शॉक। ओके, शॉक अगर हो गया पेशेंट को, अगर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से पेशेंट की किडनी की तरफ ब्लड फ्लो रहेगा नहीं, या फिर जो फ्लूइड रहेगा वो प्रॉपरली रीच नहीं करेगा, तो उसकी वजह से किडनी में इंजुरी हो सकती है, एक्यूट किडनी इंजुरी हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर पेन असेसमेंट इन पेशेंट विद क्रोनिक पेन। ओके, तो क्रोनिक पेन है पेशेंट में, तो कौन सा असेसमेंट हम लोग यूज़ करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। इसके लिए मेरे ख्याल से इसका आंसर फेसेस स्केल होना चाहिए। ओके, सभी के सभी पेन स्केल है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्रोनिक पेन बोला गया है, तो क्रोनिक पेन में हम लोग यूजुअली एक तो विजुअल एनालॉग स्केल यूज़ करेंगे या फिर फेसेस स्केल यूज़ करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे इसका आंसर ऑप्शन बी लग रहा है दोस्तों। ये आंसर का, ये जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ये जो यूपीएससी द्वारा जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें इसका आंसर कंफर्म हो पाएगा, लेकिन तब तक के तो यही हमें ऑप्शन बी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एक्सेप्ट। ओके, तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो
नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नहीं है। ओके, नेप्रोक्सन है दोस्तों, एंडोमेथासिन भी है, एलोपेरिनॉल नहीं है। ओके, फिर उसके बाद में डाइक्लोफेनाक सोडियम भी है। तो एलोपेरिनॉल जो होता है ये गॉट एंटी गॉट ड्रग है। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरलाइज्ड डिसऑर्डर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू characterized by hardening and thickening of the skin, blood vessels and skeletal muscle एंड इंटरनल ऑर्गन्स। तो देखिए दोस्तों ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा एक जनरलाइज डिसऑर्डर है जिसमें क्या हो रहा है, हार्डनिंग हो रहा है, थिकनिंग ऑफ द स्किन हो रहा है, ब्लड वेसल और स्केलेटल मसल और इंटरनल ऑर्गन की भी यहाँ पर थिकनिंग होती है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथ्रोमेटस तो नहीं, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद में सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ओके, तो ये जो गाउट होता है दोस्तों ये जॉइंट्स में होता है। ओके, स्किन में वगैरह नहीं होता है। सोराइसिस होता है दोस्तों स्किन में, लेकिन यहाँ पर स्केल्स होती है। ओके, स्केल्स प्रेजेंट होती है, सिल्वरी पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सेल्स। ओके, तो ब्रेन सेल्स की हमें अगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग EEG करते हैं। ओके, EEG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए CT हो गया, फिर इलेक्ट्रोन्यूरोग्राफी हो गया, फिर उसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आंसर सी हो जाएगा। ओके, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर TPA, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर थेरेपी एक्सेप्ट। ओके, तो देखिए एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में कौन से नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देखिए दोस्तों, क्राइटेरिया दो टाइप का होता है, एक होता है इंक्लूजन क्राइटेरिया और एक क्या हो जाएगा, एक्सक्लूजन। इंक्लूजन क्राइटेरिया मतलब क्या, जिसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे, वो थेरेपी को हम लोग इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या हो गया, जिसमें हम लोग कुछ भी इंक्लूड नहीं करते, उसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ओके, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है तो हम लोग ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करने के लिए तो नहीं देते, मतलब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ही आएगा। फिर उसके बाद में कोएगुलोपैथी में भी इसका कुछ काम नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ मेजर सर्जरी इन द पास्ट 2 वीक्स, इसका भी कुछ रोल नहीं है दोस्तों। ओके, ये भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ही आएगा। लेकिन इस्चेमिक स्ट्रोक जो है दोस्तों ये इंक्लूजन क्राइटेरिया में आता है। ओके, किस में आता है, इंक्लूजन क्राइटेरिया में। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्टेबिलाइजेज द कार्डियक मेम्ब्रेन इन द पेशेंट विथ हाइपरकैलेमिया। ओके, हाइपरकैलेमिया का पेशेंट है तो ऐसा कौन सा ड्रग देंगे जिसकी वजह से जो कार्डियक मेम्ब्रेन जो रहेगा वो स्टेबिलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, कौन सा ड्रग देना पड़ेगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में है एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ अ मसल एंड फेशियल शीथ ऑफन इन्वॉल्विंग टेंडन। ओके, अगर टेंडन का अगर एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो रहा है, उसके साथ में अगर मसल या फिर फेशियल शीथ का अगर स्ट्रेचिंग हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे, स्प्रेन बोलेंगे, फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर तो होगा नहीं, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, एक तो स्ट्रेन नहीं तो स्प्रेन। तो देखिए दोस्तों, टेंडन की स्पेलिंग में क्या दिखाई दे रहा है, हमें टी दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रेन में भी हमें टी दिखाई देता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर लिगामेंट की बात करते हैं दोस्तों, अगर लिगामेंट का यहाँ पर स्ट्रेचिंग वगैरह होता है तो वो किस में आता है, स्प्रेन में आता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, एबनॉर्मल टॉर्टरियस ओपनिंग बिटवीन द ब्लैडर एंड वजाइना इज नोन एज। तो देखिए दोस्तों, अगर एबनॉर्मल ओपनिंग होती है तो उसे हम लोग फिस्चुला बोलते हैं। लेकिन ये फिस्चुला किस में हो रहा है, ब्लैडर और वजाइना में हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेरो वजाइनल। नहीं देखो तो ये अगर यूटेरस और वजाइना में होता है तो यूटेरो वजाइनल हो गया, वजाइनो पेरिनियल। ओके, पेरिनियल एरिया और वजाइना में अगर होता है तो वजाइनो पेरिनियल बोलेंगे, तो ये दोनों भी नहीं हो गए। रेक्टम और वजाइना में अगर हो गया तो रेक्टो वजाइनल फिस्चुला बोलेंगे। अगर ब्लैडर और वजाइना के बीच में होता है तो उसको हम लोग वसिको वजाइनल फिस्चुला बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ चेस्ट ट्यूब रिमूवल। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, चेस्ट ट्यूब हमें क्या करना है, रिमूवल करना है, लेकिन उसके स्टेप्स कौन से रहेंगे यही हमें फाइंड आउट करना है। वैल्साल्वा मैन्यूअर, एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एनाल्जेसिक, चेस्ट एक्सरे, फिर उसके बाद में है एयर टाइट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ द साइट। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर चेस्ट ट्यूब रिमूव करना है तो सबसे पहले हम लोग
पेशेंट को एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करने का पड़ेगा। ओके, तो पहला कौन सा सीक्वेंस में पहला क्या मिला है, 2 मिला है। फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को हम लोग वैल्साल्वा मैन्यूअर परफॉर्म करने के लिए सजेस्ट करेंगे। ओके, तो वैल्साल्वा मैन्यूअर में क्या होता है, जो ब्रीदिंग होल्ड करके रखना पड़ता है। ओके, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, वैल्साल्वा मैन्यूअर मतलब 1। फिर उसके बाद में दोस्तों हम लोग एयर, मतलब जैसे ही ट्यूब रिमूव हो जाएंगी तो उसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, एयर टाइट ड्रेसिंग करना पड़ेगा। ओके, ताकि कुछ भी वहां से लीक ना होना चाहिए। ओके, तो फिर कोड क्या रहेगा, 4 रहेगा। फिर उसके बाद में हम लोग चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करेंगे। चेस्ट एक्सरे परफॉर्म क्यों लास्ट में क्यों करेंगे, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग वहां से ट्यूब रिमूव कर रहे हैं तो वहां पर अगर निमोपेरिटोनियम वगैरह फॉर्म होता है या फिर हिमोथोरैक्स फॉर्म होता है, कुछ भी साइन फॉर्म होता है, तो ये हमें असेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस कौन सा मिला है, 2 1 4 3। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में हमें 2 1 4 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन बी रहेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड्स। ओके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ओके, एनएस है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन होते हैं, मैसिव प्रोटीन यूरिया तो होता ही है, फिर इवन हाइपरटेंशन भी प्रेजेंट रहता है, हाइपर लिपिडेमिया भी प्रेजेंट रहता है दोस्तों, हाइपोअल्बुमिनेमिया और फोमी यूरिन। तो देखिए दोस्तों, फोमी यूरिन और हाइपोअल्बुमिनेमिया भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए डायरेक्टली हमें आंसर मिल चुका है ऑप्शन ए में। 49 का आंसर ऑप्शन ए था। फिर उसके बाद में दोस्तों, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीलियाक डिसीज। ओके, तो सीलियाक डिसीज है दोस्तों। ओके, सीलियाक डिसीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम शुड बी अवॉइडेड इन हीज डाइट। ओके, तो सीलियाक डिसीज हुआ है दोस्तों, तो इसमें हम लोग जो ग्लूटेन फ्री डाइट होता है, ओके, कौन सा डाइट देते हैं हम लोग, ग्लूटेन फ्री डाइट, बेसिकली जो ब्रो डाइट जो होता है ना वो देते हैं। ब्रो मतलब क्या हो गया, बी से बार्ले हो गया, फिर आर से रे हो गया, फिर ओ से ओट्स हो गया, फिर डब्ल्यू से वीट। ओके, तो वीट कहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमें ऑप्शन ए में वीट दिखाई दे रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अ नर्स इज केयरिंग for a patient with type 2 diabetes mellitus with high dose of insulin was monitor blood glucose level between 2 am to 4 am. She is trying to assess. ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है और हाई डोज ऑफ इंसुलिन देते हैं उसमें, और हम लोग अगर 2 बजे से 4 बजे के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसमें अगर हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते हैं तो उसे हम लोग सोमोगी इफेक्ट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, सोमोगी इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अ पेशेंट विथ रीनल डिसफंक्शन डेवलप्स यूरेमिया व्हेन जीएफआर इज, नॉर्मल जीएफआर 120 होता है लेकिन यूरेमिया फॉर्म हुआ है। ओके, तो यूरेमिया कब होगा, ऑप्शन ए बिलो और लेस देन 15 ml पर ml। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आंसर क्या है, अगर यूरेमिया फॉर्म होता है, अगर जीएफआर बिलो या फिर उसके बराबर है, ओके, लेस देन और इक्वल टू 15 ml है, यूरेमिया डेवलप होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टेम शुड बी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट। तो देखिए दोस्तों, जो स्टेम रहेगा वो शुड भी क्लियर रहना चाहिए और एक्सप्लिसिट भी रहना चाहिए। फिर उसके बाद में है यूज निगेटिव एंड डबल निगेटिव। निगेटिव एंड डबल निगेटिव हम लोग यूज नहीं करते इसमें। ओके, फिर उसके बाद में अल्टरनेटिव शुड बी सिमिलर इन लेंथ, डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो अल्टरनेटिव होते हैं ये सिमिलर होना चाहिए, लेंथ भी उसकी और डिटेल और कॉम्प्लेक्सिटी उसकी सिमिलर होना चाहिए। इवन जो अवॉइड यूजिंग डिस्ट्रैक्टर दैट आर इसेंशियली द सेम, तो इसेंशियली सेम जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं वो हमें अवॉइड करना होता है। ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, 1 3 4। ओके, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी सी में हमारा आंसर दिखाई दे रहा है, 1 3 एंड 4 ओनली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 54 है, द टाइप ऑफ इवेल्युएशन दैट कंपेयर्स द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द अदर इन द सेम ग्रुप इज रेफर्ड एज। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है कि हमें क्या करना है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कंपेयर करना है किसके साथ में, जो अदर स्टूडेंट्स है, सेम ग्रुप में अदर स्टूडेंट्स है उसके साथ में अगर कंपेयर करना है तो उस टाइप के इवेल्युएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्राइटेरिया रेफरेंस बोलेंगे, नॉर्म
रेफरेंस बोलेंगे, फॉर्मेटिव या फिर समेटिव, तो इसको हम लोग नॉर्म रेफरेंस्ड बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पर्पजेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, तो एवी एड्स के कौन से पर्पजेस है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। टू सिंप्लीफाई द अनफेमिलियर सिचुएशन, हाँ हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में है टू ब्रिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग वेयर वर्ड फेल्स, बरोबर है, जहाँ पर वर्ड फेल्स हो रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विजुअली उसको दिखाने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंडिंग उसके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में है टू री एनफोर्स द लर्निंग अपीलिंग टू द मोर देन वन सेंस। ओके, तो देखिए ऑडियो विजुअल, ओके, तो ऑडियो में ऑडिटोरी सेंस है वो भी वहाँ पर वर्किंग रहेगा, या फिर विजुअल में आपके जो आईज रहेंगे वो भी यहाँ पर वर्किंग रहेंगे, तो ये तीनों भी करेक्ट है। और फोर्थ क्या बोला है, टू प्रमोट मोनोटोमी, तो मोनोटोमी प्रमोट नहीं करता दोस्तों, तो ये करेक्ट कौन से 1, 2 और 3। ओके, तो ये इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलोसॉफीज एम्फेसाइजेस प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एजुकेशनल फिलोसॉफी एम्फेसाइजेस ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ओके, तो एजुकेशनल फिलोसॉफी है किसके ऊपर काम करती है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी और एंड एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म या फिर नेचुरलिज्म, तो इसको हम लोग प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड ऑफ द टीचिंग आर करेक्ट। ओके, तो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होती है टीचिंग की, तो उसमें कौन सा करेक्ट है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इट प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ ये क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। फिर उसके बाद में दोस्तों इट मेक्स स्टूडेंट मोर स्किल्ड, नहीं ये ऐसा एज सच कुछ नहीं होता है, जो वो स्टूडेंट होता है उसका स्किल नहीं करता है, लेकिन इट प्रोमोट द ग्रुप एक्टिविटी को ये प्रमोट करता है। फिर उसके बाद में दोस्तों मैक्सिमम आइडियाज कैन बी सॉर्ट इन द शॉर्ट टाइम, बरोबर है, ये भी बरोबर है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की वजह से जो मैक्सिमम आइडिया जो होते हैं ये शॉर्ट टाइम में सॉर्ट हो सकते हैं। तो ओके, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, 1, 3 और 4, 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड फॉर साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। ओके, तो साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट की कौन सी बेस्ट मेथड है स्टूडेंट के लिए, यही हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी रोल प्ले, ऑप्शन सी डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन डी ग्रुप डिस्कशन। तो रोल प्ले मेथड जो रहेगी दोस्तों ये साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, द टाइप ऑफ टीचिंग मेथड यूज्ड फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स एंड competencies इन टीचर ट्रेनी इज। ओके, तो ऐसी कौन सी टीचिंग मेथड है जो टीचिंग स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करती है, जो टीचर और ट्रेनी होते हैं उनके टीचिंग स्किल और कॉम्पिटेंसी को डेवलप करती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो टीचिंग, सेमिनार, लेक्चर या फिर ग्रुप डिस्कशन। तो इसके लिए आंसर रहेगा दोस्तों माइक्रो टीचिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसलिंग स्किल इन्वॉल्व्स पैराफ्रेजिंग क्लाइंट्स वर्ड एंड saying what काउंसलर थिंक अबाउट द फीलिंग। ओके, तो ऐसी कौन सी काउंसलिंग स्किल, सो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसलिंग स्किल। ओके, ऐसी कौन सी काउंसलिंग स्किल है जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पैराफ्रेजिंग क्लाइंट्स वर्ड्स। ओके, क्लाइंट्स वर्ड को पैराफ्रेजिंग करना एंड सेइंग व्हाट काउंसलर थिंक अबाउट द क्लाइंट्स फीलिंग। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्क्रीटिंग बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग बोलेंगे, समराइजिंग बोलेंगे या फिर लिसनिंग, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन क्लिनिकल nursing supervised by an expert of particular field is known as। okay, the period of practical experience and training in clinical nursing supervised by expert, किसके द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है, एक्सपर्ट द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है पर्टिकुलरली फील्ड। ओके, एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग को एक्सपर्ट द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिसेप्टरशिप, मेंटरशिप, पीयर ग्रुप सपोर्ट या फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम लोग
प्रिसेप्टरशिप बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए आंसर ए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड रिलेटेड इवेंट्स ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर इज नोन एज। तो देखिए दोस्तों, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज का जो ओवरऑल प्लान होता है उसको हम लोग मास्टर प्लान बोलते हैं। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, मास्टर रोटेशन प्लान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन OSCE। ओके, तो OSCE में जो स्टेटमेंट्स है वो ही हमें क्या करना है, कंसिडर करना है। ओके, और उसमें क्या करना, जो सही रहेंगे वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो गिवन अब आर करेक्ट, कौन से करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो इट प्रोवाइड्स मोर एम्फेसाइसिस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्किल, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर उसके बाद में ये एम्फेसाइज नहीं करता है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, इट इज़ मोर यूजफुल इन असेसिंग नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद में इट रिक्वायर चेकलिस्ट फॉर इवेल्यूएशन, ये भी करेक्ट है। होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट मैनेजमेंट कैन नॉट बी असिस्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो कौन से करेक्ट है, 2, 3 एंड 4। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2, 3 एंड 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स मेंटेन्ड बाय टीचर इज वेरी वैल्यूएबल फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ओके, तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस असेस करने के लिए कौन सा टूल हम लोग यूज़ करते हैं, इंसिडेंस रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, सेल्फ रिपोर्ट या फिर अटेंडेंस, क्लिनिकल अटेंडेंस। तो इसके लिए हम लोग क्या आंसर क्या रहेगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अ चार्ट इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट एरिया इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, एक चार्ट है जिसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन है किस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट एरिया के बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वेश्चन पेपर, ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन बैंक या फिर चेकलिस्ट। तो उसको हम लोग ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में हमें क्या बोला गया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, तो लिस्ट 1 को हमें लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं और लिस्ट 2 में स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया है। ओके, डेवलप्स अ ट्रेस, पहला क्या है, डेवलप्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट। तो डेवलप्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट, ये सेंस ऑफ ट्रस्ट कौन से इसमें होगा, टोडलर में होगा, इन्फेंसी में होगा, स्कूल एज में होगा या फिर प्री स्कूल में एज में होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रस्ट जो होता है ना, ये बेसिकली इन्फेंसी ड्यूरेशन में होता है। ओके, तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है डेवलप्स ऑटोनॉमी, जो ये ऑटोनॉमी जो होता है ना दोस्तों, ये टॉडलर पीरियड में आता है। ओके, तो इसके लिए कोड क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर उसके बाद में है डेवलपमेंट इनिशिएटिव पर्पस, तो डेवलप्स इनिशिएटिव पर्पस जो होता है दोस्तों, ये प्री स्कूलर एज में आता है। तो इसके लिए सी के लिए कोड हो जाएगा 4। फिर उसके बाद में है डेवलप सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, तो इसके लिए बचा कौन सा, स्कूल एज, मतलब इसके लिए कोड हो जाएगा 3। तो 2, 1, 4, 3 ऐसे कोड मिले हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है दोस्तों, 2, 1, 4, 3। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर फीडिंग द बेबी बॉर्न 30 वीक ऑफ जेस्टेशन। ओके, 31 वीक जेस्टेशन का बेबी है, तो उसके लिए हम लोग कौन सी फीडिंग मेथड यूज़ करेंगे, इंट्रावेनस फ्लूइड्स या ओरल। तो इंट्रावेनस फ्लूइड नहीं यूज़ करेंगे दोस्तों, इसमें ओरोगैस्ट्रिक, नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग अलॉन्ग विथ या फिर ओकेजनल स्पून और पहला डाई फीडिंग। तो ये करेक्ट है दोस्तों, इसके लिए आंसर क्या रहेगा, 67 के लिए ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, अ 14-year-old चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड विद द कंप्लेंट ऑफ फीवर, हेडेक, chills and vomiting. He has been provisionally diagnosed a case of bacterial meningitis. ओके, तो पेशेंट कैसा है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का है, जिसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, हेडेक, चिल्स और वोमिटिंग, फीवर भी दिखाई दे रहा है। इट हैज़ बीन एडवाइज लंबर पंक्चर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो उसका CSF एग्जामिनेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबर पंक्चर कर रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन CSF विल कंफर्म दैट द चाइल्ड हैज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो हमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ऐसी कौन सी फाइंडिंग मिलेगी जिसकी वजह से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि उसमें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जो न्यूट्रोफिल का काउंट रहता है वो इंक्रीज होता है, इवन जो प्रोटीन का काउंट रहता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी में क्या बोला गया,
गया था CSF ऑफ क्लियर, नहीं ये जो क्लियर नहीं होता है दोस्तों, ये क्लाउडी होता है। ओके, फिर ये भी गलत है और ये भी गलत है। ओके, फिर इसके लिए आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट इन अ ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। ओके, तो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा ट्रिकी लगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन है, जब तक कि यूपीएससी का जो आंसर की आती नहीं उससे हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है या फिर करेक्ट आंसर क्या है। तो ओके, तो इसको हम लोग स्किप कर डालते हैं, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, ड्यूरिंग रिसक्सिटेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज इंडिकेटेड इनिशियली इफ द हार्ट रेट ऑफ द न्यू बॉर्न continues less than 60 per minute, okay, after 30 सेकेंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। ओके, तो न्यू बॉर्न में अगर बिलो 60 हार्ट बीट है, ओके, तो हम लोग उससे अगर कौन सा उसे ड्रग देना है तो कौन सा ड्रग देंगे? तो उसके लिए हम लोग दोस्तों इपिनेफ्रिन मतलब जो एड्रेनालिन ड्रग होता है वो हम लोग 1:10,000 की रेशियो में देते हैं। ओके, सो 70 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, अ 15-month old child is brought to the OPD with diarrhea and he has sunken eyes, द स्किन पिंच गोज बैक स्लोली एंड ड्रिंक्स ईगरली। तो देखिए दोस्तों, ड्रिंक्स ईगरली है एज पर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस IMNCI, दिस चाइल्ड इज क्लासिफाइड एज। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है, ओके, लेकिन सीवियर है, सम है, नो डिहाइड्रेशन या फिर सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। डायरिया नहीं है दोस्तों, नो डिहाइड्रेशन नहीं है। ऑप्शन क्या रहेगा फिर? ऑप्शन ए फिर या फिर ऑप्शन बी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ड्रिंकिंग है जो ईगरली है, तो ईगरली है तो उसमें कैसा है? माइल्ड डिहाइड्रेशन रहता है। ओके, कैसा रहता है? माइल्ड या फिर मॉडरेट डिहाइड्रेशन रहता है। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? सम डिहाइड्रेशन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेबीज इज एलिजिबल फॉर कांगारू मदर केयर KMC। ओके, तो KMC के लिए कौन सा बेबी एलिजिबल है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हीमोडायनामिकली स्टेबल लो बर्थ बेबी। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 72 के लिए आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, अ 10-year-old चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड इन अ पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड विथ सडन ऑनसेट ऑफ हिमेचूरिया, ओलिगोयूरिया, एडेमा एंड हाइपरटेंशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द चाइल्ड इज लाइकली टू हैव। तो देखिए दोस्तों, पेडियाट्रिक पेशेंट है, उसमें क्या हुआ है? सडनली हिमेचूरिया हुआ है, साथ ही में ओलिगोयूरिया, एडिमा और हाइपरटेंशन भी प्रेजेंट है। तो इसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है? ऑप्शन ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्यूट किडनी इंजुरी, ऑप्शन सी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन डी क्रोनिक रिनल फेलियर। तो देखिए दोस्तों, सडन हिमेचूरिया है ना, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, अ 6-year-old child has been admitted in pediatric medical ward as a case of malignant tumor. Which one of the following is the most common in the above age group? तो देखिए दोस्तों, एक 6-year-old चाइल्ड है, उसमें क्या हुआ है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो 6-year-old चाइल्ड मतलब जो चिल्ड्रन में जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ALL होता है। ओके, तो ALL मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो ऑप्शन देखते हैं, एक्यूट माइलॉइड नहीं, जुवेनाइल माइलॉइड नहीं, नहीं, फिर उसके बाद में है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। देखिए दोस्तों, लिस्ट 1 में कंडीशन दी गई है और टेस्ट में उसके सिम्टम्स दिए गए हैं। ओके, तो इसके लिए क्या क्या कोड्स रहेंगे वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टोमोसिस, तो हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टोमोसिस में देखिए दोस्तों ऑलवेज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है। तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है इंटू ससेप्शन। तो इंटू ससेप्शन में देखिए दोस्तों बिलियस वोमिटिंग प्रेजेंट होती है, तो इसके लिए कोड रहेगा 1। फिर उसके बाद में है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में रिकरेंट वोमिटिंग दिखाई देती है, तो इसके लिए कोड क्या रहेगा? 4 रहेगा। फिर अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस में राइट लोअर क्वाड्रेंट मतलब राइट इलियक फोसा होता है, उसमें क्या होती है? पेन रहता है, तो इसके लिए कोड क्या रहेगा? 3। तो कोड कौन से मिले? 2 1 4 3। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी में हमें आंसर दिखाई दे रहा है 2 1 4 3। ओके, सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, द विड्रॉल
and inability to initiate persistent in goal directed activity is called as withdrawal या फिर inability है initiate करने में, ओके, एंड persistent रहने में गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपैथी बोलेंगे, अनहेडोनिया बोलेंगे, अवॉइडेंस बोलेंगे या फिर अवोल्यूशन बोलेंगे। तो इसको हम लोग गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी में अगर विड्रॉल हो रहा है या फिर इनएबिलिटी है तो उसे हम लोग अवोल्यूशन, अवोल्यूशन का ही मतलब क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, ओके, लैक ऑफ मोटिवेशन मतलब गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक प्रकार से मोटिवेशन ही हो गया, ओके। तो अगर मोटिवेशन नहीं है, ओके, मतलब विड्रॉल हो रहा है या फिर इनएबिलिटी हो रहा है तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, अवोल्यूशन या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन बोलेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ स्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू इज, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी कौन सी रहेंगी, किसके लिए, एल्डरली पेशेंट के लिए। क्यों मेंटेन करना है, हमें क्या मेंटेन करना है, सेल्फ स्टीम मेंटेन करना है और क्या करना है, सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यू। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिब्लियोथेरेपी, टोकन इकोनॉमी, रेमिसेंस बोलेंगे या फिर मिलोथेरेपी। तो इसको हम लोग रेमिसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, द साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग्स क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेंजापिन। तो देखिए दोस्तों, जो ओलेंजापिन होता है ये कौन से टाइप का साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग है, उसका क्लासिफिकेशन कौन सा है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है या फिर मूड स्टेबलाइजर है। तो देखिए दोस्तों, ये अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। फिर उसके बाद में है, while assessing the patient, nurse asked the patient if house were on fire, what would you do? Which one of the following is being assessed by the nurse by asking this question? तो देखिए दोस्तों, एक नर्स है, पेशेंट को क्या पूछती है, अगर एक हाउस है उसमें अगर फायर लग गया है तो आप क्या करोगे, what would you do? तो इसमें हम लोग, इसमें जो नर्स है वो क्या असेस करने की कोशिश कर रही है, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए टेस्ट जजमेंट, ऑप्शन बी सोशल जजमेंट, इनसाइड या फिर एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये क्या असेस कर रही है, वहाँ पे टेस्ट जजमेंट असेस कर रही है, ओके। सो इसके लिए आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ ओपॉइड ओवरडोज एक्सेप्ट। तो ओपॉइड ओवरडोज में कौन सा नहीं रहता, यही हमें फाइंड आउट करना है। डेलिरियम ट्रीमेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर, कोमा। तो ये तीनों भी प्रेजेंट रहते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, स्टूपर और कोमा प्रेजेंट रहता है, लेकिन डेलिरियम ट्रीमेस नहीं प्रेजेंट रहता है। ये अल्कोहल विड्रॉल में दिखाई देता है दोस्तों, ओके। सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरापेटिक मेथड यूज्ड टू अल्टर डिस्टॉर्टेड बिलीफ एंड problems behavior by identifying the replacing negative inaccurate thought and changing reward for the behavior is, okay। तो हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरापेटिक मेथड है जो क्या कर रहा है, जो डिस्टॉर्टेड बिलीफ्स है या फिर उसको अल्टर करने की कोशिश कर रहा है और प्रॉब्लम्स बिहेवियर है उसको आइडेंटिफाई और रिप्लेस कर रहा है, निगेटिव थॉट को पॉजिटिव में उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको हम लोग कौन सी थेरेपी बोलेंगे, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सोल्यूशन फोकस्ड या फिर मोटिवेशनल इनहांसमेंट। तो उसको हम लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 82 है फिर, एन एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज डिफ्यूजली distributed within the cerebral cortex, limbic system and basal ganglia of CNS and plays the role of emotions, cognitive and sensory perception is। तो देखिए दोस्तों, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बोला गया है। तो हिस्टामिन या फिर गाबा या फिर सीरोटोनिन या फिर ग्लाइसिन। तो देखिए दोस्तों, ये जो एक्साइटेटरी, ये जो गाबा, सीरोटोनिन और ग्लाइसिन जो होता है ना दोस्तों, ये इनहिबिटरी होता है, ओके। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हिस्टामिन। हिस्टामिन कैसा है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड नर्स। पेशेंट क्या बोल रहा है, आई हैव डन समथिंग ऑफुल। तो ऐसी चीज़ की है कि जो बता नहीं सकता, लेकिन उसने एक्सप्रेस कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ तो भी कर दिया हूँ। फिर नर्स क्या बोलती है, आई वुड लाइक टू हियर अबाउट, इट्स ओके टू डिस्कस विथ मी, ओके। तो नर्स उसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है और मतलब डिस्कस करने के लिए रेडी है, ओके। तो सुनने के लिए रेडी है और डिस्कस करने के लिए भी ओके है। तो ये कौन सी टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये एक्सेप्ट कर रही है, जो आउटफुल सिचुएशन है फिर भी उसको नर्स क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो देखिए, लिस्ट 1 में जेनेरिक ड्रग नेम दिया गया है और लिस्ट 2 में क्लासिफिकेशन दिया गया है, ओके। फ्लोराजेपाम,
ज़ोल्पिडेम, रेमेल्टियन, फिर उसके बाद में हाइड्रोक्सीजाइन। ओके, तो हाइड्रोक्सीजाइन जो होता है दोस्तों ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है। ओके, सो डी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पे फ्लोराजेपाम। तो फ्लोराजेपाम जो है ना दोस्तों ये बेंजोडाइजापेन की कैटेगरी में था, लेकिन कौन सा वाला, हिप्नोटिक वाला है। ओके, बेंजोडाइजापेन हिप्नोटिक, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 1 के ए के लिए कोड 4 हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में है ज़ोल्पिडेम। तो ज़ोल्पिडेम जो होता है ना दोस्तों ये बेसिकली नॉन बेंजोडाइजेपिन की कैटेगरी में आता है, हिप्नोटिक ड्रग है लेकिन नॉन बेंजोडाइजेपिन है, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 3। और बचा कौन सा है, रेमेल्टॉन। रेमेल्टॉन के लिए कोड 2 हो जाएगा। तो कोड कौन सा मिला, 4 3 2 1। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 4 3 2 1। तो देखिए दोस्तों यहीं पे हमारा आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट इन द पेशेंट since last 2 weeks are indicative of major depressive disorder except। तो लास्ट 2 वीक से मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, तो उसमें कौन सा सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑब्वियसली डिप्रेशन है तो डिप्रेस मूड तो रहेगा। फिर डिमिनिश इंटरेस्ट, तो मार्कली जो इंटरेस्ट जो रहेगा डिमिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद में उसको फटिक भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कैटाटोनिक बिहेवियर नहीं रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन मिलियोथेरापी। ओके, तो मिलियोथेरापी में कौन से अजम्पशंस है ये हमें फाइंड आउट करना है। द पेशेंट ओन हिज और हर इन्वायरमेंट, तो ये करेक्ट है। फिर उसके बाद में है द पेशेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर इन्वायरमेंट, ये भी करेक्ट है। फिर उसके बाद में है इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नीड्स टू बी करेक्टेड, ये भी करना पड़ेगा। पीयर प्रेशर हैज़ नो रोल प्ले, तो पीयर प्रेशर का रोल प्ले नहीं होता है क्या, नहीं, पीयर प्रेशर का रोल होता है दोस्तों, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट कौन से 1 2 और 3। तो देखिए दोस्तों इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू SIU staffing norms for the nurses working in central government hospital, the normal और जनरल वार्ड शुड हैव। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जो नर्स पेशेंट रेशियो होता है वो कितना होना चाहिए। ओके, नर्स पेशेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 1:7 होना चाहिए, 1:6 होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए, या फिर 1:4 होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में 1:6 होना चाहिए। ओके, कितना होना चाहिए, 1:6। ठीक है, सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88। अ टेम्पररी प्लेसमेंट ऑफ नर्स इन अ वार्ड फॉर 12 आवर्स और लेस विच इज डन टू कवर द शॉर्टेज ऑफ नर्स स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट बाय द सुपरवाइजर इज कॉल्ड। ओके, तो टेम्पररी प्लेसमेंट कर रहे हैं नर्स का, किस में, दूसरे वार्ड में कर रहे हैं, किस, एक तो 12 आवर्स के लिए, फिर उसके कम टाइम के लिए भी हम लोग उसको डिप्लॉय करके रख सकते हैं। क्यों, वहाँ पर नर्सेज का शॉर्टेज हुआ था, इसलिए वो शॉर्टेज फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नर्स को पुल आउट करते हैं और दूसरे वार्ड में उसको दे देते हैं। ओके, कुछ टाइम के लिए 10 से 12 घंटे के लिए, या फिर उसके कम, उससे भी कम। स्पेशली हम लोग कब देते हैं, इवनिंग या फिर नाइट शिफ्ट में देते हैं। तो उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट बोलेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट बोलेंगे, इंटर लोकेशन डिप्लॉयमेंट बोलेंगे, या फिर शॉर्ट टर्म डिप्लॉयमेंट बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसका पुल आउट हो रहा है। ओके, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उसका पुल आउट हो रहा है और टेम्पररी पीरियड के लिए पुल आउट हो रहा है। ओके, समझ के चलिए, एक वार्ड है जहां पर पेशेंट की संख्या ज़्यादा है और दूसरा वार्ड है वहां पर पेशेंट की संख्या कम थी, लेकिन जो जहां पर संख्या कम थी वहां पर नर्सेस ज़्यादा है, लेकिन जहां पर पेशेंट की संख्या ज़्यादा थी वहां पर नर्सेस कम थी। तो यहाँ ये डिपार्टमेंट से नर्सेस को यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, इंटर डिपार्टमेंटल डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल एक्सेप्ट। तो देखिए दोस्तों, कौन सा इन्वेंटरी कंट्रोल नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना। तो ABC है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल बोलते हैं। वेड एनालिसिस है, ये भी बरोबर है, मतलब वाइटल इसेंशियल डेटल। फिर है XYZ, तो XYZ भी रहता है। और SDX, SDX नहीं होता है दोस्तों, SDE होता है। ओके, कौन सा होता है, SDE होता है, SDX नहीं होता है। सो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पेनल्टीज अवॉर्डेड फॉर द एम्प्लॉयज फॉर देयर मिसकंडक्ट एक्सेप्ट। ओके, तो मेजर पेनल्टी की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर। अगर एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट कर दिया, मतलब उसका बिहेवियर बिल्कुल भी गलत है, तो उसके लिए मेजर पेनल्टीज कौन सी हो सकती है और कौन सी नहीं होगी। जो नहीं होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। लॉस ऑफ प्रिविलेजेस, डिमोशन,
ट्रांसफर विथ होल्डिंग इंक्रीमेंट्स। तो देखिए दोस्तों, अगर इंक्रीमेंट विथ होल्ड होते हैं तो ये मेजर पेनल्टी के अंदर में आता है। इवन देखिए दोस्तों, अगर उसका ट्रांसफर हो जाता है, अगर उसका मेट्रो सिटी में पोस्टेड है और उसको एकदम जो रूरल एरिया वगैरह होता है वहाँ पर अगर पोस्ट करते हैं, उसका ट्रांसफर हो जाता है, ये भी एक प्रकार से मेजर पेनल्टी है। फिर उसके बाद में डिमोशन, जो प्रॉपर जो उसकी जो पोस्ट है वहाँ से अगर उसके नीचे वाली पोस्ट पे उसको अगर ये कर देते हैं, डिमोट कर देते हैं, तो ये भी उसका लॉस हो जाएगा, मतलब मेजर पेनल्टी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन लॉस ऑफ प्रिविलेजेस, लॉस ऑफ प्रिविलेजेस एज लाइक देखिए दोस्तों, अगर उसको कुछ हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, ओके, हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, या फिर उसको अगर कार प्रोवाइड की जाती है, या फिर दूसरे भी कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, तो इस टाइप के अगर प्रिविलेजेस उसके निकाल देते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है दोस्तों, ये बहुत मेजर पेनल्टी नहीं हो गई। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, अ रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट that is not consistent with routine of hospital and is written if any mishap or mistake occur in the पेशेंट केयर इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, ऐसी टाइप का एक इंसिडेंस हुआ है कि जिसमें वो रूटीनली होता नहीं है, जनरली होता नहीं है, लेकिन वो हो चुका है, तो उसको हम लोग अगर रिटर्न फॉर्म में या फिर कुछ भी इसमें मिस्टेक होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लायंस रिपोर्ट बोलेंगे, हैंड ऑफ रिपोर्ट बोलेंगे, या फिर इंसिडेंस रिपोर्ट बोलेंगे। तो इसको हम लोग इंसिडेंस रिपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। ओके, यूजुअली नहीं होता है लेकिन हो गया तो उसको हम लोग इंसिडेंस बोलेंगे। ओके, फिर उसके बाद में 92, व्हेन वन चूसेस a course of action from several options based on criteria based on regulation of institution and professional standard, this process is called। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी एक चूज कर रहा है, ओके, सेवरल ऑप्शन में से, किसके बेसिस पे, क्राइटेरिया, ओके, रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे अगर हम लोग कुछ चूज कर ले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलेंगे कि नहीं, उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्शन टूल टू मेजर द एटीट्यूड टूवर्ड द कंडोम यूज वुड बी। तो देखिए दोस्तों, एटीट्यूड हमें मेजर करना है तो एटीट्यूड के लिए ऑलवेज हम लोग लाइकर्ट स्केल का यूज करते हैं। ओके, किसका यूज करते हैं, लाइकर्ट स्केल। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लाइकर्ट स्केल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा याद रखना दोस्तों, जब जब एटीट्यूड वर्ड आ गया तो उसके लिए ऑलवेज हमें क्या प्रीफर करना है, लाइकर्ट स्केल यूज करना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कंसीडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट। ओके, ये रिसर्च स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें क्या बोला गया है, अ स्टडी टू असेस द मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन सेल्फ स्टीम ऑफ एडोलेसेंट इन स्कूल, what type of variable is motivation focused intervention in the statement is given। तो ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिपेंडेंट है। ओके, कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 95, अ रिसर्चर कंडक्ट अ स्टडी टू डिस्क्राइब लाइव एक्सपीरियंस। ओके, तो रिसर्चर क्या कर रहा है, एक स्टडी कंडक्ट कर रहा है और उसमें लाइव एक्सपीरियंस को मेंशन कर रहा है ऑफ अ केयर गिवर ऑफ अ पेशेंट ऑफ डिमेंशिया। ओके, तो डिमेंशिया की जो पेशेंट है उसको केयर गिवर में हमें लाइव एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करना है। तो विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर। तो कौन से टाइप की ये क्वालिटेटिव स्टडी है, इथनोग्राफी है क्या, नहीं, इथनोग्राफी में हम लोग बेसिकली एज, सेक्स, जेंडर की स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद में फिनोमिनोलॉजी, तो ये दोस्तों ये फिनोमिनोलॉजी स्टडी है। ओके, कौन सी स्टडी है, फिनोमिनोलॉजी स्टडी है। फिर उसके बाद में है द फॉलोइंग डायग्राम इज इंडिकेटिव ऑफ। तो देखिए दोस्तों, ये वाई एक्सिस पे वेट दिया गया है और एक्स एक्सिस पे हाइट दिया गया है और इसमें ऐसा कुछ रिलेशन दिया गया है। तो ये रिलेशन हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, यही फाइंड आउट करना है। तो ये जो रिलेशन है दोस्तों, ये बिल्कुल एकदम परफेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो क्या इसका आंसर क्या रहेगा, वीक निगेटिव नहीं, स्ट्रॉन्ग निगेटिव नहीं, परफेक्ट पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है, सिंगल लाइन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या रहेगा, परफेक्ट पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। फेज दिए गए हैं और स्टेप्स दिए गए हैं। ओके, तो इंपेरिकल फेज हो गया, डिजाइनिंग एंड प्लानिंग फेज हो गया, डिसेमिनेशन फेज और एनालिटिकल फेज में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइडिंग अ सैम्पल प्लान, ओके, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, कलेक्टिंग द डाटा एंड यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग्स। ओके, तो ये जो इंपेरिकल फेज जो होती है ना दोस्तों, इसमें हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, सो ए के लिए कोड हो जाएगा 3। फिर उसके बाद में है डिजाइनिंग एंड प्लानिंग। तो डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड, प्लान जो होता है उसको डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए कोड 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है
डिसेमिनेशन फेज, तो डिसेमिनेशन फेज में हम लोग क्या करते हैं, जो फाइंडिंग्स मिलती है उसको यूटिलाइज करते हैं, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 4। फिर उसके बाद में है एनालिटिक फेज, तो एनालिटिकल फेज में हम लोग डाटा को इंटरप्रेट करते हैं, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 2। तो कोड कौन सा मिला है, 3142। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 3142 कहाँ दिखाई दे रहा है, या ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है 3142। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, अप्रोच टू reliability assessment that involves administration of same measures to the same people on 2 occasions is called, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग टेस्ट, रिटेस्ट, रिएबिलिटी बोलते हैं। ओके, रिएबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। ओके, सो इसके लिए ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी। फिर है 99 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोला गया है, अ 26-year-old वुमन विजिटिंग गायनेकोलॉजी ओपीडी कंप्लेनिंग ऑफ क्रीमी वजाइनल डिस्चार्ज एंड फिशी ऑर्डर। ओके, देखिए दोस्तों, ये फिशी ऑर्डर प्रेजेंट है, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ईचिंग प्रेजेंट नहीं है। द पॉसिबल डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट इज कैंडिडियासिस, क्लैमिडियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वाजिनोसिस या फिर ल्यूकोडर्मा। तो देखिए दोस्तों, फिशी ऑर्डर प्रेजेंट है ना, तो फिशी ऑर्डर बैक्टीरियल वजाइनोसिस में प्रेजेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने यूपीएससी की स्पेशल क्लास की सीरीज कंडक्ट किया था, उसमें अराउंड मैंने 13 या 14 लेक्चर्स अपलोड किए थे, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था दोस्तों कि फिशी ऑर्डर किस में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो अगर ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, तो लिस्ट 1 में क्या दिया गया है, फिनोमिना दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ यूएसजी। तो यूएसजी में कौन से डायग्नोस्टिक फीचर प्रेजेंट रहते हैं, यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो पहला क्या है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन। ओके, तो थ्रेटन्ड अबॉर्शन मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, जब फिटस अलाइव रहता है और रेट्रोप्लेसेंटल हिमोरेज प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए के लिए 3 हो गया। फिर उसके बाद में मिस्ड अबॉर्शन, तो मिस्ड अबॉर्शन में जो फिटस जो रहता है विदाउट कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इसके लिए कोड क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर उसके बाद में इनकम्प्लीट अबॉर्शन, तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो यूटेराइन कैविटी जो रहती है उसमें पार्शियली रिटर्न रहता है, जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट रहता है वो पार्शियली रिटर्न रहता है, तो इसके लिए कोड क्या रहेगा, 4 रहेगा। और बचा कौन सा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के लिए फिर कोड क्या रहेगा, 2 रहेगा। ओके, तो कोड कौन से मिले, 3142। ओके, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में ही हमें आंसर मिल चुका है, 3142। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डेली रिक्वायरमेंट क्या है कैल्शियम का, तो देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डेली रिक्वायरमेंट जो होता है ना, ये 1200 mg होता है। ओके, कितना होता है, 1200 mg। इसको ही हम लोग अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो गया दोस्तों, 1.2 ग्राम। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है, 5000 टू 1000, 500 टू 1000, तो ये गलत हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या है, 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम। तो देखिए दोस्तों, ये रेंज दिखाई दे रही, तो ये रेंज के बीच में ही हमें 1.2 ग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर 500 टू 1000 mg किया था, लेकिन उनका सबका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल एंडोमेट्रियम इन साइट्स अदर देन द यूटेराइन म्यूकोजा इज कॉल्ड। ओके, तो जो फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम होता है दोस्तों, यूटेरस में तो ऑलवेज प्रेजेंट होता है, इसके अलावा अगर प्रेजेंट है दूसरे कोई ऑर्गन में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूटेराइन पॉलिप बोलेंगे, एडिनोमायोसिस बोलेंगे, पैगेट्स डिसीज बोलेंगे, या फिर एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। तो इसको हम लोग एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विथ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो नॉन स्टेरॉइडल नॉन एस्ट्रोजेनिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील कौन सा है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो प्रोजेस्टेरॉन मतलब यहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में लिवोनेरोजेस्ट्रॉल इसमें भी प्रेजेंट रहेगा, ये भी गलत हो गया। डेसोजेस्ट्रॉल इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। इसके लिए आंसर क्या रहेगा, सेंट क्रोमैन। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने मेरे वीडियोज़ में बोला था आपको कि जो अपना टारगेट हाई बुक है, टारगेट हाई बुक में जो स्टार्टिंग के जो 70-80 पेजेस में जो सिनॉप्सिस दिया है, तो वो सिनॉप्सिस आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। जो टारगेट हाई की जो 4th एडिशन है, उसके सिनॉप्सिस में ये सेंट क्रोमैन के बारे में, मतलब इसको ही हम लोग छाया बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में दिया गया है। ओके, सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने जो यूपीएससी की जो स्पेशल क्लास सीरीज थी उसमें कवर किया था दोस्तों, कि मैंने बताया था वहाँ पर कि ऑक्सीटोसिन जो होता है एक्टिव स्टेज में, थर्ड स्टेज में हम लोगों को ऑक्सीटोसिन देना पड़ता है, और कितना देते हैं, 10 यूनिट देते हैं, और कैसा देते हैं, आईएम देते हैं। ओवर आईवी हम लोग आईएम प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं आईएम को, क्योंकि आईएम की जो एक्शन होती है हमें 3 to 6 मिनट में ही दिखाई देती है। ओके, अब यूटेरस के ऊपर 3 to 6 मिनट में आईएम अगर देते हैं तो दिखाई देती है, लेकिन आईवी अगर देते हैं ना तो दोस्तों इसको 30 to 50 मिनट्स का टाइम लगता है यूटेरस के ऊपर एक्शन दिखाने, एक्शन होने के लिए। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिसमेनोरिया एक्सेप्ट। ओके, तो सब कुछ जो है वो सेकेंडरी डिसमेनोरिया के कॉजेज है, लेकिन एक नहीं है, जो एक नहीं है वही हमें फाइंड आउट करना है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फिर बाइकॉर्निएट यूटेरस, पेल्विक एडेजन। तो देखिए दोस्तों, ये जो बाइकॉर्निएट यूटेरस जो होता है ना, ये प्राइमरी कॉज है, ये सेकेंडरी कॉज नहीं है। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 में डिग्री ऑफ यूटेराइन प्रोलैप्स दिया गया है, लिस्ट 2 में उसके क्लिनिकल फीचर्स दिए गए हैं। ओके, तो उसको हमें क्या करना है, मैच करना है। तो वो देख लेते हैं कौन सा इसका क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट डिग्री है ना, तो उसमें जो यूटेरस जो रहता है वो डिसेंड हो जाता है डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल एनाटोमिकल पोजिशन, बट द एक्सटर्नल ऑस रिमेन्स द अबोव द इंट्रोइटस। ओके, तो ए के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है सेकेंड डिग्री। तो सेकेंड डिग्री में दोस्तों द एक्सटर्नल ऑस जो होता है वो प्रोट्रूड हो जाता है आउटसाइड द वजाइनल इंट्रोइटस, बट यूटेराइन बॉडी स्टिल रिमेन्स इनसाइड द वजाइना। ओके, तो इसके लिए कोड क्या रहेगा, 2 रहेगा। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेज, तो थर्ड स्टेज में द यूटेराइन सर्विक्स जो होता है वो सर्विक्स बॉडी एंड फिंडस डिसेंड आउटसाइड द इंट्रोइटस हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रोसीडेंशिया, तो प्रोसीडेंशिया में यूटेरस प्रोलैप्स विद द एवर्जन ऑफ द एंटायर वजाइना। ओके, तो इसके लिए कोड क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो कोड कौन से मिले, 4 3 2 1। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर है 4 3 2 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ मिनोरिजिया एक्सेप्ट। तो मिनोरिजिया के सभी कुछ कॉजेस है, लेकिन एक नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, उसके बाद में पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, फिर उसके बाद में एडिनोमायोसिस, फिर उसके बाद में ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी। तो देखिए दोस्तों, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे आपको यूपीएससी का जो आंसर की आएगी उसी में ही आपको चेक करना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसको हम लोग स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, the neonate of the brown fat is located at the following sites। ओके, neonate में जो ब्राउन फैट होता है, बेसिकली ये ब्राउन फैट का काम क्या होता है, हीट प्रिवेंट करता है, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। ओके, तो ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, एक जगह पे नहीं होता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। अराउंड द हार्ट के अराउंड होता है, अराउंड इन द एक्जिला में होता है, अराउंड द ब्रेन, अराउंड द किडनी। तो किडनी के अराउंड भी होता है, लेकिन ब्रेन के अराउंड नहीं होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 108 के लिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न इज। तो न्यूबॉर्न में जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 30 to 60 होता है दोस्तों। ओके, तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। ओके, 110वां क्वेश्चन है, परसिस्टेंट राइज इन PaCO2 एंड डिक्रीज इन pH लेवल। तो देखिए दोस्तों, जब pH लेवल डिक्रीज हो जाता है तब एसिडोसिस होता है। ओके, तो जितनी कुछ अल्कली वाले जो है, अल्कलोसिस वाले हैं, उसको हटा देते हैं। तो एसिडोसिस में हमें क्या क्या बचा है, मेटाबॉलिक या फिर रेस्पिरेटरी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर PaCO2, ओके, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, निप्पल कंफ्यूजन इन अ सिचुएशन वेयर द इन्फंट। देखिए, निप्पल कंफ्यूजन होता है बच्चे में या फिर इन्फंट में, तो वो सिचुएशन कैसी होती है। तो एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल एज वेल एज मदर्स निपल, नहीं, ये नहीं होगा। एक्सेप्ट द मदर्स निपल बट रिफ्यूजेस आर्टिफिशियल निपल, नहीं। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल निप्पल बट रिफ्यूजेस द मदर निप्पल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर इज। तो इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर हुआ है तो उसमें ऑलवेज हमें ब्लीडिंग दिखाई देती है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, हिमेच्यूरिया नहीं,
ऑप्शन बी पेन, बैक पेन नहीं, फिर उसके बाद में पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। तो देखिए दोस्तों सर्वाइकल मतलब इसमें पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग रहेगा। ओके, सर्विक्स से ब्लीडिंग हो जाएगी, वजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट रहेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, द इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन्स ऑन वन अनदर ड्यू टू लिक्विफेक्शन ऑफ द ब्रेन मैटर ऑफ द फीटस इज कॉल्ड। अगर देखिए दोस्तों, अगर क्रेनियल बोन्स का फ्यूजन हो रहा है या फिर ओवरलैपिंग हो रहा है, किसकी वजह से लिक्विफेक्शन हो रहा है, किसका, ब्रेन मैटर का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैक्विमर साइन, स्पाल्डिंग साइन, पिस्कासेक साइन या फिर रॉबर्ट साइन। तो देखिए दोस्तों जैक्विमर साइंस और पिस्कासेक साइन तो होगा नहीं। ओके, तो इसके लिए जो आंसर, करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों, ये स्पाल्डिंग साइन होता है। ओके, कौन सा साइन होता है, स्पाल्डिंग साइन। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 114 है दोस्तों, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट बॉडी मास इंडेक्स BMI ऑफ अ वुमन विथ वेट 70 kg एंड हाइट 155 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों, एक 70 kg वेट की वुमन है और जिसकी हाइट कितनी है, 1.55 सेंटीमीटर है, तो उसका हमें BMI फाइंड आउट करना है। तो BMI फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट इन केजी लिखते हैं। ओके, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर लिखना पड़ता है। ओके, हाइट कैसी रहेगी, मीटर स्क्वायर में रहेगी। तो यहाँ पर जो हाइट दी गई है दोस्तों सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1.55 मीटर हो जाएगा। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, 1.55 का नीचे स्क्वायर करना पड़ेगा और ऊपर कितना रहेगा, 70 kgs रहेगा। ओके, तो आप अगर 1.55 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये दोस्तों 2.4025 के करीब करीब होता है, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, 70 रहेगा। तो 70 को हम लोग अगर 2.4025 से अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर रहेगा दोस्तों 29.1। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, व्हाट विल बी द इंसिडेंस रेट if there are 500 new cases of an illness in population of 30,000 in a year। ओके, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इंसिडेंस रेट फाइंड आउट करना है। केसेस कितनी है, न्यू केसेस है 500। ओके, कितने में, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 30,000 की पॉपुलेशन है। ओके, तो 30,000 हमें डिवाइड में लिखना पड़ेगा। ओके, और इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 000 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये जीरो ऊपर के जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर कैसा मिलेगा, 50 डिवाइडेड बाय 3। तो 50 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं दोस्तों, तो ये 16.7 वगैरह रहेगा इसका आंसर। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक्सेप्ट। तो ऐसा कौन सा फूड है कि जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है। ओके, बाकी इसमें रहेगा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेकिन एक इसमें नहीं रहेगा, ब्राउन राइस, कॉर्नफ्लेक्स, बेक्ड पोटैटो, वाइट ब्रेड। तो देखिए दोस्तों, बेक्ड पोटैटो हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, तो इसमें हमेशा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ना वो हाई होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर कौन सी इसमें रहेगा, एक तो ब्राउन राइस, नहीं तो कॉर्नफ्लेक्स। देखिए दोस्तों, अगर कॉर्नफ्लेक्स का हम अगर GI इंडेक्स निकालते हैं, मतलब कौन सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालते हैं, तो इसका अराउंड 83 होता है, लेकिन ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकालते हैं दोस्तों, इसका अराउंड 50 है। ओके, कितना है, 50 है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा, फिर ऑप्शन ए रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इज इंडिकेटेड बाय Z स्कोर बिलो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीडियन WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड। ओके, तो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन हो गया। ओके, सो इसके लिए आंसर हो गया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ओवरऑल डिसीज बर्डन एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर ऑफ ईयर लॉस ड्यूरिंग इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपीरियंस लाइफ ईयर्स बोलते हैं। ओके, सो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, न्यूमरेटर फॉर कैलकुलेटिंग न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट इन इज न्यूनेटल डेथ विद इन। तो देखिए, इन्फेंसी जो पीरियड होता है, न्यूनेट का पीरियड कितना होता है, 28 डेज का होता है। ओके, तो इसके लिए हम आंसर क्या रहेगा, फिर ऑप्शन ए, 28 डेज ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स
यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो ऐसा कौन सा ड्रग है मलेरिया में, अगर प्रेगनेंसी में मलेरिया हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। देखिए दोस्तों, इसका आंसर प्राइमाक्विन है। ओके, क्या है? प्राइमाक्विन। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए 120 के लिए आंसर ऑप्शन बी है। देखिए दोस्तों, जो मैंने यूपीएससी की स्पेशल एमसीक्यू क्लास की सीरीज मैंने कंडक्ट किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने लिया था। वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जो मलेरिया हुआ है प्रेगनेंसी में तो उसमें कौन सा ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा, उसमें भी मैंने यही बताया था कि प्राइमाक्विन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ओके, तो इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कौन सा कंपोनेंट नहीं रहता है? तो इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की अगर बात करते हैं दोस्तों, उसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। ओके, क्या रहता है? एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, डिजीज रहेगा। ओके, डिजीज प्रेजेंट नहीं होता है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। ओके, 122वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम हैज नोटिस दैट ऑन वैक्सीन वाइल मॉनिटर द कलर ऑफ स्क्वेयर इनसाइड द सर्कल इज डार्कर देन द सर्कल अराउंड इट, व्हाट शुड बी हर एक्शन। तो देखिए दोस्तों, अगर एएनएम है और उसमें क्या है, वो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। ओके, तो उसमें अगर वो वायल को ऑब्जर्व कर रही थी तो जो ऐसा स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो कलर होता है तो उससे ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, तो वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो वैसी सिचुएशन में जो वायल होता है वो डिस्कार्ड कर देना होता है हमें। वो जो रहता है वो वैक्सीनेशन नहीं कर सकते उससे। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा, शुड नॉट यूज दिस वायल फॉर द वैक्सीनेशन। फिर उसके बाद में है 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। लिस्ट 1 में पॉजिटिव एजेंट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उसके डिजीजेस दिए गए हैं। ओके, तो बॉर्डेटेला परट्यूसियस, साल्मोनेला टाइफी, क्लॉस्ट्रिडियम परकिंजिस और फ्लैवीवायरस फिब्रिकस है। ओके, तो ये जो बॉर्डेटेला परट्यूसिस होता है दोस्तों, इससे वुफिंग कफ होता है। तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। साल्मोनेला टाइफी, तो उसकी वजह से टाइफाइड फीवर, उसको हम लोग एंटेरिक फीवर बोलते हैं, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 4। क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस, तो क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजिस की वजह से दोस्तों फूड पॉइजनिंग होता है। क्या होता है? फूड पॉइजनिंग। तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में फ्लैवीवायरस फिब्रिकस, तो इसके लिए कोड बचा 1। तो कोड कौन सा मिला है? 3 4 2 1। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी में हमें आंसर मिल रहा है 3 4 2 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ द हेल्थ सर्विस पिरामिड। तो देखिए दोस्तों, हेल्थ सर्विस पिरामिड का बेस किससे फॉर्म होता है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लिनिकल प्रिवेंटिव सर्विसेज, पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज से जो हेल्थ सर्विस का पिरामिड का बेस फॉर्म होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 124 के लिए आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट CBAC फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज टू बी फील्ड बाय। तो CBAC फॉर्म जो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का, वो किसके द्वारा फिल किया जाता है? मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ANM या फिर आशा। तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है ना, ये आशा द्वारा फिल किया जाता है CBAC फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टीम मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर WSC एट सब सेंटर लेवल। तो WSC में सब सेंटर लेवल पे जो WSC सेंटर होता है उसमें कौन से टीम मेंबर्स होते हैं? CHO होता है दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। फिर उसके बाद में ANM भी होती है, आशा भी होती है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर नहीं होती दोस्तों। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन 4 रहेगा। ओके, सॉरी, तो कौन से करेक्ट है? 1 2 और 3 करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं, ऑप्शन बी 2 3 नहीं, ऑप्शन सी 1 and 4 नहीं, ऑप्शन डी 1 2 and 3। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड्स इज नॉट करेक्ट फॉर ट्रायज सिस्टम अडॉप्टिंग इन ट्रायज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। अगर देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट अगर लोग देखते हैं तो उसमें रेड कलर होता है, येलो कलर होता है और उसके बाद में ब्लैक कलर होता है। ओके, तो इसमें हमें रेड दिखाई दे रहा है, येलो दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है इधर? ब्लू इंडिकेट्स द एम्बुलेटरी पेशेंट और ब्लैक इंडिकेट्स, तो ब्लैक भी होता है, ब्लू नहीं होता है दोस्तों। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ओके, AB PMJY, हाउ मच कवर पर फैमिली पर ईयर इज प्रोवाइडेड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन।
तो जो मॉनिटरी असिस्टेंट जो होता है ना दोस्तों, ये अराउंड 5 लाख का होता है। ओके, कितना होता है? 5 लाख रुपीज़ का होता है। सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल फॉर प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए दोस्तों, अगर चिल्ड्रन को हम लोग हार्मफुल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए डिस्करेज कर रहे हैं, मतलब उसको सिगरेट स्मोकिंग हो गया या फिर जो जंक फूड होते हैं उसको खाने से उसको डिस्करेज कर रहे हैं, या फिर उसको ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने के लिए डिस्करेज कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो उसके जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं, तो ये वो कौन से टाइप का प्रिवेंशन है? ये दोस्तों प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन के अंदर में आता है। ओके, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, स्क्रीनिंग ऑफ सब ग्रुप पॉपुलेशन फॉर पर्टिकुलर डिसीज इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर डिसीज है और सब ग्रुप को हम लोग क्या करना है? स्क्रीनिंग करना है, तो उसे हम लोग मास स्क्रीनिंग बोलते हैं। ओके, कौन सा स्क्रीनिंग बोलते हैं? मास स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 130 के लिए ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस इन द कम्युनिटी। ओके, तो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस का जो इंडिकेटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, सो टोटल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, कपल प्रोटेक्शन रेट, तो उसको हम लोग कपल प्रोटेक्शन रेट बोलेंगे। ओके, फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 132, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिसीज ऑकर्स ड्यू टू शुगर केन डस्ट। तो जो शुगर केन डस्ट की वजह से जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होता है दोस्तों, डिसीज होता है, उसको हम लोग बैगोसिस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? बैगोसिस। तो इसके लिए आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर। ओके, तो सब जीरो टेम्परेचर से हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। और वो वैक्सीन कैसी है? सेंसिटिव है, फ्रीजिंग से सेंसिटिव है, और जीरो टेम्परेचर से उसे हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो ओरल पोलियो होता है, ये फ्रीजिंग से सेंसिटिव नहीं होता है दोस्तों, बीसीजी भी नहीं होता है, और जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी फ्रीजिंग से सेंसिटिव नहीं होता है। ये हीट लेबल होते हैं दोस्तों। ओके, हीट से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉलरा जो होता है दोस्तों, ये फ्रीजिंग से सेंसिटिव होता है। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, पेयर पैचेस आर प्रेजेंट इन स्टमक, डिओडेनम, जेजुनम या फिर इलियम। तो पेयर पैचेस जो होते हैं दोस्तों, ये टर्मिनल इलियम में प्रेजेंट होते हैं। किस में होते हैं? टर्मिनल इलियम। तो इसके लिए आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, द टाइप ऑफ जॉइंट वेयर मूवमेंट टेक्स प्लेस अबाउट single stationary axis and is largely restricted to one plane only is known as। तो देखिए दोस्तों, ऐसा टाइप जॉइंट है, जॉइंट का इस टाइप का है जिसमें सिंगल स्टेशनरी एक्सिस पे ही वो मूवमेंट होती है उसकी। ओके, तो उसे किस टाइप का जॉइंट बोलेंगे? प्लेन जॉइंट बोलेंगे, हिंज जॉइंट बोलेंगे, इलिप्सॉइड जॉइंट बोलेंगे, या फिर सैडल जॉइंट। तो इसको हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं। बेसिकली जो नी जॉइंट हो गया या फिर एल्बो जॉइंट हो गया, तो ये कैसे है? नी जॉइंट है और सिंगल एक्सिस पे ये वर्क करते हैं। ओके, फिर उसके बाद में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट कॉजेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और सेकंड होता है पोस्टेरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। और जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो इसमें से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक होता है एडीएच मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन, और सेकंड क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ओके, तो ये ऑक्सीटोसिन का ही रोल क्या होता है दोस्तों? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, सो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करता है? हेप्टोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, एल्बुमिन या फिर सेरोप्लाज्मिन। तो देखिए दोस्तों, ये एल्बुमिन जो होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। ओके, फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 138, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज स्टियोटोरिया। ओके, तो कौन सी कंडीशन है जो स्टियोटोरिया कॉज कर सकता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी, हाँ इसकी वजह से हो सकता है। डिसीज अफेक्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी वजह से भी हो सकता है। बाइल एसिड डिफिशियंसी की भी वजह से हो सकता है। लेकिन इंसुलिन डिफिशियंसी की वजह से स्टियोटोरिया नहीं होता है। तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट कौन से 1, 2 और 3। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं 1, 2, 2, 3। तो ये इसमें दिखाई दे रहा है 1, 2 एंड 3। ओके, सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द थेरीज ऑफ मोटिवेशन एक्सेप्ट। तो मोटिवेशन थेरेपी कौन सी नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना। सेल्फ डिटर्मिनेशन थेरेपी जो होती है ये भी मोटिवेशन की थेरेपी है। हल्स थेरी भी जो है वो मोटिवेशन की थेरी है। इवन साइको एनालिटिकल थेरी भी मोटिवेशन थेरी है। लेकिन स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थेरी जो होती है दोस्तों ये इंटेलिजेंस थेरी है। ओके, कौन सी है, इंटेलिजेंस थेरी है। तो ये थेरी मोटिवेशन के अंदर में नहीं आती है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ नीड एज पर मास्लो हियरार्ची ऑफ नीड। तो देखिए दोस्तों, मास्लो हियरार्ची ऑफ नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद में ऐसे जो ऊपर की सबसे ऊपर की जो नीड रहती है उसको हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, एन IQ स्कोर ऑफ 90 इज क्लासिफाइड एज। IQ स्कोर जो है वो 90 है, तो वो किसके अंदर में आएगा, बॉर्डर लाइन, एवरेज, सुपेरियर या फिर ब्राइट नॉर्मल। तो देखिए दोस्तों, ये जो बॉर्डर लाइन जो है ना, तो ये बॉर्डर लाइन बेसिकली अगर स्कोर 70 to 79 के बीच में है तब बॉर्डर लाइन आ जाता है। सुपेरियर की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर स्कोर 120 to 129 के बीच में है तो वो सुपेरियर हो गया। फिर उसके बाद में अगर ब्राइट नॉर्मल की बात करते हैं तो दोस्तों ब्राइट नॉर्मल मतलब 110 to 119 के बीच में स्कोर है तो ब्राइट नॉर्मल हो गया। तो ये क्या हो गया, 90, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 90 to 109 के बीच में अगर स्कोर है तो उसको हम लोग एवरेज कंसिडर करते हैं। ओके, कितना क्या कंसिडर करते हैं, एवरेज कंसिडर करते हैं। ओके, सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड theory of psychoanalysis the following all of the following are the structure of personality except। तो स्ट्रक्चर पर्सनालिटी का स्ट्रक्चर में ईड, ईगो और सुपर ईगो तीनों प्रेजेंट रहते हैं, कॉन्शियसनेस प्रेजेंट नहीं रहता है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, द कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑकर्स ड्यू टू हैविंग टू चूज बिटवीन टू पॉजिटिव गोल्स विच आर इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। तो देखिए दोस्तों, आपके पास में अगर दो जॉब लग रहा है, एक ESIC में जॉब लग रहा है और उसके बाद में एम्स में जॉब लग रहा है, दोनों भी पॉजिटिव है। ओके, दोनों भी कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो ये ऐसा कौन सा मतलब इसको हम लोग कौन से टाइप का कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे, तो ये जो है दोस्तों ये अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, क्या है, अप्रोच। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में एक प्राइवेट जॉब होता था और एक ESIC का जॉब आपके सामने ऑफर हुआ था, तो प्राइवेट जॉब की तरफ आपका अप्रोच रहेगा क्या, नहीं, उसको आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, और इसको क्या करेंगे, अप्रोच। तो ऐसे टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अप्रोच होता है, अप्रोच अवॉइडेंस होता है, फिर अवॉइडेंस अप्रोच होता है। ऐसे टाइप के अवॉइडेंस ऐसे टाइप के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन में दिया गया है दोनों तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, द टाइप ऑफ फैमिली in which father has highest status in the family who controls the social life of the family is called। तो अगर फादर हाईएस्ट है तो उसको हम लोग पैट्रियार्चियल बोलेंगे, अगर मदर हाईएस्ट है तो उसको मैट्रियार्चियल। तो इसमें फादर हाईएस्ट है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज फॉर अकल्चरेशन। तो अकल्चरेशन किसकी वजह से हो सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से होता है दोस्तों, इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है, अगर एजुकेशन है हाईली एजुकेटेड की वजह से भी कल्चर में, मतलब हम लोग क्या करते हैं, अकल्चरेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर दूसरी स्टेट में जा रहे हैं या फिर दूसरे प्लेस में जा रहे हैं और वहाँ का कल्चर उसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग घुल मिल जा रहे हैं उसको हम लोग अकल्चरेशन बोलेंगे। ओके, तो ट्रेड और कॉमर्स की वजह से हो सकता है, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है तो वहाँ के कल्चर को आपको ये करना होगा। इवन इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है तो जिनके पास में जॉब अपॉर्चुनिटी आती है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वो वहाँ पे जाके वहाँ का कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। एजुकेशन की वजह से भी हम लोग कर सकते हैं, इवन कॉन्क्वेस्ट की वजह से भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन क्या रहेगा, सभी के सभी करेक्ट है, तो इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ल्यूसिन भी इसेंशियल है, फिर उसके बाद में ट्रिप्टोफैन भी इसेंशियल है, फिर उसके बाद में मिथियोनाइन इसेंशियल है, सिस्टीन इसेंशियल नहीं है, हिस्टिडीन इसेंशियल है। तो इसेंशियल कौन से 1, 2, 3 एंड 5 इसेंशियल है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी में हमारा आंसर दिख रहा है 1, 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, लिस्ट 1 में कुछ डेफिशिएंसीज दी गई है और लिस्ट 2 में उसके साइंस दिए गए हैं। ओके, तो कॉर्नियल जेरोसिस, केराटोमेलासिया, कंजंक्टिवल जेरोसिस और बिटॉट स्पॉट।
तो कॉर्नियल जीरोसिस हुआ है दोस्तों, तो कॉर्निया जो रहेगा वो डल रहेगा, ड्राई रहेगा, नॉन वेटेबल रहेगा और इवेंचुअली ओपेक भी हो जाएगा, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 2। फिर उसके बाद में है केराटोमेलेशिया, तो केराटोमेलेशिया जो कॉर्निया जो रहेगा बिकम सॉफ्ट एंड मे बर्स्ट ओपन, ओके, तो बर्स्ट हो सकता है, सॉफ्ट रहता है, ओके। फिर उसके बाद में है कंजंक्टिवल जीरोसिस, तो कंजंक्टिवल जीरोसिस, जीरोसिस जब वर्ड आता है दोस्तों तो ड्राइनेस, ओके, तो कंजंक्टिवा क्या रहेगा, बिकम ड्राई रहेगा, ओके। तो इसके लिए कोड क्या रहेगा 4 रहेगा। फिर उसके बाद में बिटॉट स्पॉट, तो बिटॉट स्पॉट में ट्रायंगुलर पैची वाइट रहते हैं, ओके, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 1। तो 2 3 4 1 ऐसे कोड मिले हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी में हमारा आंसर मिल चुका है 2 3 4 1, ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। तो क्वेश्चन नंबर 148 में भी कुछ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच किया करना है। तो लिस्ट 1 में न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए और उसके फंक्शन दिए गए। तो विटामिन डी, तो विटामिन डी जो होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली जो इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन होता है किसका, कैल्शियम और फॉस्फोरस का इंटेस्टिनल एब्सॉर्प्शन को ये प्रोमोट करता है, तो इसके लिए कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में है नायसिन, तो नायसिन का जो रोल होता है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 1। फिर उसके बाद में विटामिन सी, विटामिन सी जो होता है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 3। और फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस जो होता है ये बेसिकली जो टीथ्स और बोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इसके लिए कोड हो जाएगा सॉरी इसके लिए 4 था, तो इसके लिए हो जाएगा 3, ओके। तो कोड कौन से मिले 2 1 4 3। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बी में हमारा आंसर मिल चुका है 2 1 4 3, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम्स इज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ओके। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के लिए हम लोग कौन सा सीरम एंजाइम यूज करते हैं, ओके, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज या फिर अमाइलेस। तो देखिए दोस्तों, अगर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का पेशेंट है तो उसके लिए हम लोग अमाइलेस सीरम अमाइलेस का यूज करते हैं, ओके, सीरम अमाइलेस का टेस्ट करते हैं, ओके। सो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ह्यूमन सीरम, तो ह्यूमन सीरम में सबसे ज़्यादा मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, यही हमें फाइंड आउट करना। IgA, IgG, IgD, IgG, IgE। तो IgG जो होता है ना दोस्तों, ये मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन है, ओके। तो इस टाइप से दोस्तों जो आपका ESIC नर्सिंग ऑफिसर का UPSC द्वारा कंडक्ट किया गया हुआ आपका 7 जुलाई 2024 को ये एग्जाम हुआ था, तो इसमें जो 150 क्वेश्चंस पूछे गए तो इसमें अराउंड हमने 148 क्वेश्चंस डिस्कस किए। शायद से 2 या 3 क्वेश्चन का हमें आंसर मिला नहीं है दोस्तों, लेकिन बाकी के जो ऑलमोस्ट 148 क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ओके। सो ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर जो क्वेश्चन छूट गए थे अगर उसका आपको आंसर पता होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से आंसर थे, तो ओके। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों आपके बाकी साथियों को भी ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करो। और दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी पार्ट के साथ में या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।